जी अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है मेरी? काइंडली कर दें इफ एनीबॉडी कैन हेयर मी, प्लीज लेट मी नो। जी सर, आ रही है आवाज़ आपकी। चलो ठीक है जी। बेहजाद साहब अभी स्टार्ट हुआ है, आपका कोई नेटवर्क का इशू है तो काइंडली वो ठीक करवा लें। और वेलकम ऑल टू द एडी एमओडी जो कि ताज़ा ताज़ा आज सीटें आई हैं उनके लिए भी, और बाकी आईबी एडी आईबी की ऑलरेडी जॉब्स एडवर्टाइज्ड हैं, इसके अलावा एफ की भी हैं। तो एडी एएसएफ आज आएंगे। उनकी प्राइवेसी के लिए हम उनसे उनका नाम वगैरह नहीं पूछेंगे ऑब्वियसली। वो उनके अपने डिपार्टमेंट की तरफ से उनके लिए इंस्ट्रक्शंस हैं। बट यू कैन आस्क हिम अबाउट द प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, क्या होनी चाहिए, किस तरह का पेपर आता है, कहाँ कहाँ से प्रिपेयर किया जाए। उसके अलावा उनके पास थोड़ा सा कम टाइम होता है क्योंकि ही हैज़ अदर थिंग्स टू डू एज वेल। तो उतनी देर में कुछ क्वेश्चंस मैं पूछ लूंगा, अगर फिर भी टाइम हुआ तो कुछ क्वेश्चंस आप पूछ लेंगे। ज़्यादातर लोगों के क्वेश्चन सिमिलर होंगे, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपकी ज़ुबान बन के उनसे क्वेश्चंस कर सकूं। और उसके अलावा ये है कि जो एडी एमओडी की जॉब्स आई हैं उसके बारे में भी बात होगी। एएसएफ का टेस्ट कब होना है, मैं अपने अंदाजे के मुताबिक बताता हूँ। पहले भी मैंने एफआईए के हवाले से भी बताया था बच्चों को, तो ऑलमोस्ट उसी टाइम पे हुआ था। हालांकि जब मार्च में एड वगैरह आया था तो उसके नीचे लिखा हुआ था जी कि ये 3 महीने के अंदर अंदर हो जाएगा। तो आई सेड कि 3 महीने के अंदर अंदर नॉर्मली तो नहीं होता, चले देखते हैं। खैर लाइट जा चुकी है यहाँ पे, अल्लाह का कम। मुझे अभी अगर दूसरे कमरे में भी जाना पड़ा तो दूसरे कमरे में जाके मीटिंग कंटिन्यू करेंगे। आई होप कि अभी आपको मैं नजर जी, आई होप कि आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा। घर के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहाँ पे यूपीएस नहीं चलता और बाकियों पे एनर्जी अवेलेबल होती है। तो आई हैड टू रीलोकेट फॉर यू गाइस। सर जी हम पता नहीं हसीब साहब कौन है, या तो हसीब शाह साहब हैं जो कि पुराने दोस्त हैं, या फिर कोई और है। चलें जो भी है, सारी बातों के बारे में डिस्कशन होगी, लंबी डिस्कशन होगी। घबराना नहीं है आपने, इजी है, टाइम भी बहुत है और इंशाल्लाह अच्छी डिस्कशन होगी। ठीक है, तो मैं 1 मिनट से उनको कॉल कर दूं, वो आ जाए मीटिंग में। मैं आपके कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूँ सर, एमडी का बता दें। माइक बंद, लाइट पेज सर जी आईबी का कब होगा बताते हैं सर, विल यू शेयर दिस रिकॉर्डिंग एज वेल। मैं ट्राई करूंगा बट आई कैन नॉट प्रॉमिस। मे बी द स्पीकर और somebody asks me कि देयर आर सिक्योरिटी और प्राइवेसी इश्यूज, तो फिर हम उनकी तो रिस्पेक्ट करनी पड़ती। सो एवरीवन शुड एग्री विद दैट। अच्छा सर, एएसएफ एक्ट भी प्रिपेयर करवाएंगे? जी करवाएंगे इंशाल्लाह, सारा कुछ करवाएंगे। जो सेशन बाद में स्टार्ट होना है उसके अंदर बड़ी डिटेल स्ट्रेटजी है, जो की जॉब हुई उसके हवाले से भी इंशाल्लाह उसी सेशन के अंदर ही आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। आपको नया सेशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसका सिलेबस भी हम डिस्कस करेंगे, उसकी स्ट्रेटजी भी मैं आपको बताऊंगा, मेरा अपना भी पास था। एंड आई होप के इट विल बी इनफ फॉर यू। ठीक है, तो उसके सर लिए जो 2-4 नई चीजें हैं उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा कि उनको भी हम उसी सेशन में इंशाल्लाह कवर कर लें, कोई इशू नहीं है। सर लाइट चली जाए, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। अब इसका मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी तो अपनी चलेगी। खैर ट्राई करूं कि अपलोड कर दूं बट आई कैन नॉट प्रॉमिस इट। जी सर मैं ये कह रही थी कि आईबी का जो सेशन है उसमें हम ऑलरेडी हैं, तो जो आप एक्ट जी करवाएंगे इसका तो वो मुझे चाहिए होगा, एसएफ वाला, कोई मसला नहीं, या वो फिर भी आपको अप्लाई मिल करना है। जाएगा। जी जी, पिछले कोई इश्यू नहीं है। प्रीवियस स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी पर्क्स वैसे ही होती हैं। आप अभी जो बैच 1 है उनको भी मैंने करंट अफेयर्स सेंड हैं। सही है, कोई इशू नहीं। वो इंशाल्लाह मीटिंग के बाद या फिर क्लास में जब आप आएंगे मुझे याद करवा दीजिएगा। तो एएसएफ की जब एक्ट वाली क्लासेस होंगी मैं या तो आपको उसमें इन्वाइट कर लूँगा या फिर उनकी वीडियोस की रिकॉर्ड आपको दे दूँगा। जी सिद्रा फयाज,
जी इसी तरह फयाज क्वेश्चन है आपका, जी पूछिए। क्वेश्चंस बाद में गाइड कर दें पहले, चलें ठीक है। मैं सिर्फ एक दफ़ा कॉल कर लूँ उनको कि कैसे। वो कह रहे हैं कि मैं अभी रास्ते में हूँ, मैं कुछ मिनट तक रूम में पहुँच के आपसे बात, तो उतनी देर हम एमडी की तरफ चलते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं क्योंकि उस जॉब ज़्यादा है, काफ़ी सारे लोग उनके बारे में एक्साइटेड भी हैं। तो देखते हैं कि एमओडी की जॉब्स क्या हैं, कैसे आप इन्फॉर्म करते हैं। फयाज का हैंड पहले इसको लोअर कर लें, बाद में क्वेश्चंस लेंगे। अभी आई होप को स्क्रीन नज़र आ रही है, काफ़ी सारी वैल्यूएशन वाले टैब्स भी हैं। चलें ठीक है जी। एमडी का ये नेक्स्ट आया हुआ ग्रुप में, लेट मी सी इसमें कितनी सच्चाई है। एमसीक्यूज 200 होंगे जी, बिल्कुल 200 मार्क्स के एमसीक्यूज होंगे। और एमसीक्यूज का मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी इम्पैक्ट पड़ता है, ना एफआईए आईबी वगैरह के एग्जाम्स में, ना ही भी ये नहीं कहा कि मेरे 160 या 70 थे तो इसकी वजह से मेरी साइकोमेट्रिक के लिए सिलेक्शन हुई है या फिर मेरा डिस्क्रिप्टिव इसके लिए पास हुआ है। दिस इज जस्ट यू कैन से स्क्रीनिंग। ठीक है जी। पहला जो पोर्शन है ये जनवरी था, विविडली रिमेम्बर दैट डे, और काफ़ी मज़े का था। और पहले जो है इससे पहले जिन लोगों से मैंने हिदायत ली थी या पूछा था, उन्होंने मुझे बताया था कि डिस्क्रिप्टिव जो है ये 2 घंटे का होता है और लिमिटेड और जो हमारा वो 2 पेपर थे जी। और अच्छा इसमें 2 आवर्स का ऐसे और 2 आवर्स का ही करंट अफेयर्स वगैरह पेपर, लेकिन हमारे जो 2 पेपर थे वो 3 आवर्स ईच थे। ठीक है जी। सो ये बेसिक डिफरेंस है। हमारी दफ़ा जब हुआ था तो 3 घंटे का ऐसे लिखना पड़ा था, मीनिंग के जो आपका सीएस का ऐसे है ऑलमोस्ट उसी पैटर्न का ऐसे लिखना पड़ना था। और उस फेस का पेपर भी था 2-3 घंटे का। तो ये बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। वीडियो ऑफ कर दें, चलिए मैं वीडियो ऑफ कर देता हूँ, बट आई होप कि अब ठीक रहेगा। अच्छा ये 4 डेज का साइकोमेट्रिक था और उसके लिए हमारे पास ऑलमोस्ट लाइक पेंट कोड वगैरह लिए एंड बाकी की अरेंजमेंट्स वगैरह की, आने जाने के खर्चे वगैरह वगैरह, तो ऑलमोस्ट 55,000 पर पर्सन जो है हमारे इलाके थे। और जिन्होंने अकेडमीज वगैरह ली थी, मैंने भी एक आधी अकेडमी में पढ़ा था साइकोमेट्रिक के लिए, फ़र्क कोई ज़्यादा पड़ा नहीं था लेकिन पैसे लग गए थे। तो 70-75 के अराउंड हमारा लगा था। साइकोमेट्रिक का है, ठीक है जी। 4 डेज का साइकोमेट्रिक होता है। इन 4 दिन में आपके पास मोबाइल फोन नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। आपने उधर 50-55 लोग होते हैं टोटल और उधर ही रूम्स में, और पूरा दिन आपकी एक्टिविटीज होती हैं। शाम को आप उधर इकट्ठे बैठ के बातें भी करते हैं, हम लोग ताश भी खेलते थे, लूडो शुडो बातें, काफी शुगर लगाया। सिलेक्शन नहीं हुई वो अलग बात है, बट मजा बहुत आया था। और चौथे दिन फिर वो या तो आपका फाइनल इंटरव्यू, लाइक जो री इंटरव्यू जिसको हम कहते हैं, वो होता है। अगर नहीं होता तो फिर भी आपको घर भेजा जाता है। अगर री इंटरव्यू हो जाए फिर भी श्योरिटी नहीं है कि आप फाइनल इंटरव्यू के लिए जाएंगे। तो इनका जो मेजर स्क्रीनिंग प्रोसेस है, सबसे ज़्यादा जो क्रिटिकल है ना, वो यही साइकोमेट्रिक है। ठीक है जी। इसके अंदर ज़्यादातर जो है ये लोगों को फिल्टर आउट करते हैं। लाइक मुझे याद है कि हमारा बैच 53 या 52 लोगों का था और उसमें से सिर्फ और सिर्फ 6 लोग जो हैं वो फाइनल इंटरव्यू के लिए गए थे। 6। ठीक है। और हमारे बैच में से 1 या 2 लोग थे जो कि फाइनल के बाद रिकमेंड हुए थे, और तो उनकी भी वेटिंग लिस्ट के बाद बारी आई थी, वो भी शायद सिलेक्ट नहीं हुए थे। तो काफ़ी टफ क्राइटेरिया है, एमओडी का आसान नहीं है। और आपको पता है एमओडी जो है वो हमारी जो सबसे बड़ी एजेंसी है, पाकिस्तान की टॉप एजेंसी, उसके बेसिकली एग्जाम्स है ये, और स्पाई एजेंसी है। तो इसका स्क्रीनिंग प्रोसेस और इसकी सिलेक्शन प्रोसेस जो है ये काफ़ी टफ है और काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके आपको जाना पड़ेगा। एमसीक्यूज वगैरह वाला तो आपका क्लियर हो जाएगा। अक्सर लोग जो हमारे साथ तैयारी करेंगे या जो टिप्स वगैरह लेके, या जो हमारा क्या उसको कहते हैं मटेरियल है जो मैंने कंपाइल किया हुआ है पाक एमसीक्यूज वगैरह का, एफपीएससी ज़्यादातर एफपीएससी बेस्ड ही
मटेरियल होता है इसका, तो जो उधर से तैयारी कर लेंगे और अगर उसी पैटर्न के लिहाज से टेस्ट आता है तो वो मोस्ट प्रोबेबली इसको क्लियर कर जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो लोग वैसे लगे रहेंगे, हो सकता है कि वो 115-20 पे गिर जाएं और मेरिट जो है वो 130, 40, 35 से ऊपर ऊपर रहे, तो ये भी सीन है। नेगेटिव मार्किंग होगी इसमें जी, बिल्कुल 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है। आई थिंक 200 मार्क्स का ये जो पेपर है ये 2 घंटे का था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। कंफर्म कर लीजिएगा, वैसे अब मुझे याद नहीं है, साल से ज़्यादा हो गया इसको। 2 घंटे का था या 3 घंटे तक का था, खैर 2 घंटे का भी था, फिर भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। 200 एमसीक्यूज हैं तो 1 मिनट के अंदर अंदर आप 3-4 एमसीक्यूज इजीली कर सकते हैं, जो नॉर्मल है। बाकी मैथ्स और जो जनरल एबिलिटी या फिर एनालिटिकल एबिलिटी के हैं वो बात की बात है। सिलेबस पे आते हैं, तो जो पुराना सिलेबस था, या मैं पुराना लिख देता हूँ। जी चले, सर आ रहे हैं, मैं उनसे कह देता हूँ आपके साथ अभी वो बात कर लें, बाद में इधर से कंटिन्यू करेंगे। पुराने सिलेबस में ना मिक्स ऑफ सब्जेक्ट्स था, लाइक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटिकल साइंस वगैरह। लेकिन जो न्यू सिलेबस है ये वाला था, जो कि हमारी दफ़ा आया था। अब अगली दफ़ा कौन सा आता है इसके बारे में आइडिया नहीं। एक एक मिनट में उनका नाम चेंज कर देता हूँ ताकि थोड़ी सी प्राइवेसी रह जाए। चलें जी, एडी एएसएफ साहब, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, ये काइंडली कंफर्म करें कोई आवाज़ अब क्लियर है, कोई मसला नहीं है तो। हेलो जी जी सैक्लेन भाई अब जी, ठीक है। चलें ठीक है। अच्छा जी सर, एक तो आपसे पूछना था कि इसकी प्रिपरेशन जो है वो कैसे की जाए। पहले चलें उसके सिलेबस पे आते हैं। सिलेबस, थोड़ा सा हमें सिलेबस के बारे में बताइएगा कि एएसएफ इंस्पेक्टर, सॉरी एएसएफ एडी जो है उनका सिलेबस क्या होता है और उसमें किस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना चाहिए हमें। अच्छा सैक्लेन भाई इसमें ना सबसे पहले ये है कि जो आपका बैकग्राउंड जो है ना वो बहुत मैटर करता है इसमें, क्योंकि इसमें जो अच्छा, यूपीएससी का जो एग्जाम आएगा ना वो उसी तरह का होगा जैसे रेगुलर पेपर्स आते हैं। वन पेपर ठीक जो है, है 100 मार्क्स के होते हैं। उसमें ये है कि फर्स्ट 20 एमसीक्यूज जो है वो इंग्लिश के होते हैं, और ठीक उसके है, बाद फिर उसके बाद 20 से 25 एमसीक्यूज होंगे मैथ्स के। ठीक है, और उसके बाद जो है ना वो तकरीबन 10-10 नंबर के करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज होते हैं, कुछ उसमें इस्लामियात के भी आ जाते हैं, कभी केमिस्ट्री के साइंसेस के पूछ लेते हैं। और एंड पे 15 ठीक से है, 20 क्वेश्चन ना वो होंगे एएसएफ के एक्ट के। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये है कि एएसएफ का जो एक्ट है ना उसको ध्यान से पढ़ना है। वो छोटा सा एक्ट है, 13 सेक्शन है उसके टोटल, और 5 ठीक है, चैप्टर है। और ठीक उसके हो, बाद फिर ना ये चीज़ इसमें ना मैटर करती है आपका बैकग्राउंड क्या है। अगर तो आपका मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड है ना, तो फिर आपके जाहिर है इंग्लिश के एमसीक्यूज भी कुछ जी बेहतर हो जी, जाते हैं। मैथ्स के एमसीक्यूज आपके 25 के 25 अगर लग जाएं तो वो बहुत जो है ना प्लस हम्म, पॉइंट होता है। और उसके बाद एएसएफ के सही एमसीक्यूज सही, भी आसान होते हैं। अगर एएसएफ एक्ट सही तरीके से पढ़ा हो ना तो वो एमसीक्यूज क्लियर हो जाते हैं एएसएफ के। सही, मेन चीज जो बंदा फंसता है ना आके वो जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स है। ठीक 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 ठीक, और करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज के लिए जो आपके नोट्स वगैरह आपने बनाए हुए हैं ना वो बहुत ज़्यादा यूजफुल है, पाक एमसीक्यूज वाले। और जो आपने कंपाइल की होती है ना चीज़ें, इसमें लास्ट जी 2 ईयर जी। जो होते हैं ना उसमें एमसीक्यूज पूछते हैं। लेकिन ये अब नई पॉलिसी आ गई है एफपीएससी की, एक्चुअली ना वो हर एक पेपर में एडवर्टाइज इसमें भी कर रहे हैं, वो कहते हैं कि अब 5 साल के एमसीक्यूज आने हैं। तो मैंने तो अपने जो करंट बैच भी चल रहा है उनको 2000 ऑलमोस्ट पूरे होने ही वाले हैं, एक ही बैच में ना वो सारे प्रिपेयर भी करवाए हैं और उनके टेस्ट भी लिए हैं। खैर अब हम 5 साल के एमसीक्यूज को फोकस कर रहे हैं। बाकी जब इसका सिलेबस आएगा तब कंफर्म होगा, बट आई रियली सस्पेक्ट कि एफपीएससी अब 5 साल के ही एमसीक्यूज आपको देगा, तो उसके लिए ज़रा हाँ जी, अगर ये पॉलिसी चेंज हो गई है ना तो फिर अभी अगर सिक्योरिटी मेजर्स, जी जी सिक्योरिटी मेजर्स लिखा होता है एएसएफ एक्ट के साथ, और मैंने भी एक आधा टेस्ट दिया था
सिक्योरिटी मेजर्स में कुछ क्वेश्चंस आए हुए थे कि जी स्टील डोर इज अ टाइप ऑफ डैश सिक्योरिटी और ये वो, तो उस तरह के एमसीक्यूज के बारे में अगर कुछ बताते हैं कि ये कहाँ से प्रिपेयर किए जाएं। ये असल में सकलैन भाई, जब हमने एग्जाम दिया था ना, तो तब ये सिक्योरिटी मेजर्स वाला पोर्शन नहीं होता था। हमने चलिए, एग्जाम दिया था 2019 में, हाँ जी, तो उसमें ठीक है, जो है ना हमारे प्योरली एमसीक्यू सारे आए थे एएसएफ एक्ट के। बस यही सही पूछा था सही कि सही, में क्या बताया, इस सेक्शन में क्या बताया। बाकी ये जो सिक्योरिटी मेजर्स है ना, ये सिंपल चीजें हैं। मतलब आप सिंपल सिंपल चीजें हैं कि अगर फर्ज करें आप गेट पे खड़े हैं, एज अ ड्यूटी कर रहे हैं, तो एक बंदा फोर्सफुली अंदर आ रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? वो फोर्सेबल इंट्रूजन होता है। सही सही सही, टिपिकल ना कुछ वर्ड यूज होते हैं, तो उसके लिए ये है कि जो इकाओ एक साइट है, एक कॉन्फ्रेंस है, इंटरनेशनल जी, सिविल एविएशन अथॉरिटी। तो अच्छा, हाँ हाँ सही, उनके- उनका एनेक्चर 17 है। एनेक्चर 17, उनके टोटल 19 एनेक्चर है। एनेक्चर 17 जो है ना, वो ठीक, सिक्योरिटी से रिलेटेड है। और एएसएफ जो है ना, वो बनी ही उसके ऊपर है। तो वो अगर एनेक्चर 17 जो है ना, अगर उसको थोड़ा सा मोटा मोटा अगर पढ़ लेना आप, तो उसमें जी, सिक्योरिटी मेजर्स की चीजें आपकी क्लियर हो जाती हैं काफी ज्यादा। सही सही सही, चलें, ठीक हो गया। अच्छा, प्रिपरेशन के ऊपर आते हैं। सिलेबस तो हमने डिस्कस कर लिया। प्रिपरेशन आपके ख्याल में दो तीन तरह की प्रिपरेशन होती हैं। एक तो ये है जो मशहूर ज़माना है, पीपीएससी मॉडल पेपर्स कर लें जी, हर पेपर हो जाएगा। दूसरी वो है जो कि सेक्शन वाइज मैं रिकमेंड करता हूँ कि जो आपका पेपर है या सिलेबस है, उसको सिलेबस को देख के सेक्शन वाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग आप तैयारी करें। और ये बेसिकली एफपीएससी के लिए काफ़ी ज़्यादा करामत होती है। आप इसमें से कौन सी प्रिपरेशन को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं? देखिए, उसमें अगर तो आपने पीपीएससी को फॉलो करना है ना, पीपीएससी और एफपीएससी का थोड़ा सा स्ट्रक्चर डिफरेंट है। पीपीएससी ठीक को है, फॉलो करने के लिए आपकी पीपीएससी पर जो है ना, वो आपके उसके ऊपर ग्रिप होनी चाहिए आपकी। वो सही एमसीक्यूज सही बहुत सही, कंप्लीट होते हैं, लेकिन एफपीएससी में इस तरह की चीज नहीं है। मैंने आज तक जितने भी एग्जाम्स दिए हैं ना एफपीएससी के, तो मैंने कोई जी जी, हार्डली एमसीक्यू होता होगा जिस तरह जो रिपीट हुए हो। बाकी करंट अफेयर सही जनरल हर दफा एक नया ही होता है, और वो बड़ा टिपिकल सा करंट अफेयर पूछते हैं, वो मुश्किल होता है थोड़ा। सही और सही सही सही, एएसएफ एक्ट के जो एमसीक्यूज है ना, एएसएफ एक्ट के, वैसे तो वो एक्ट छोटा जी ही है, जी, लेकिन ये कि आप पास पेपर अगर देखें ना एडीएसएफ के, तो वो उसमें जी, थोड़ा सा फायदा है। सही सही सही, और इंग्लिश तो भी जो है ना, टिपिकल सी होती है। मतलब कि अगर आपकी इंग्लिश के ऊपर ग्रिप है, आपको ग्रामर आती है, तो आप सॉल्व कर सकते हो। वैसे आपके लिए मुश्किल हो जाता है। सही 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 सही, तो इंग्लिश काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, और इंग्लिश मस्ट बी गुड। और इसके अलावा पास पेपर से आप एएसएफ के हवाले से चीज़ें देखें, काफ़ी आपको आइडिया हो जाएगा कि उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं या किस तरह के क्वेश्चंस आपको एक्सपेक्ट करने चाहिए। और इसके अलावा आपको सेक्शन वाइज या सिलेबस के अकॉर्डिंगली एफपीएससी का तैयार करना चाहिए। और एफपीएससी का जो मैं नॉर्मली रिकमेंड करता हूँ, वो पाक एमसीक्यूज से है कि वो प्राइम सोर्स है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एफपीएससी एमसीक्यूज। सुनने में आपको अजीब भी लगेगा शायद, ये आप कहेंगे कि जान छुड़ा रहे हैं, लेकिन दिस इज अ रियलिटी कि जो एफपीएससी के एग्जामिनर है वो वेबसाइट्स से काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज उठाते हैं। तो अगर आपका 100 नंबर का पेपर है, ऑलमोस्ट कह लें 50% पेपर जो है वो आपका पाक एमसीक्यू से या कोई एक आधी दूसरी वेबसाइट है उधर से आ जाता है। बाकी एमसीक्यूज भी उनके उनसे रिलेटेड ही होते हैं, वो आपने आते जाते कहीं ना कहीं पढ़े या सुने होते हैं, बट दे मे नॉट बी एग्जैक्टली द सेम फ्रॉम द पाक एमसीक्यूज वेबसाइट। ठीक है जी, चले, अगली बात करते हैं क्योंकि टाइम है हमारे पास शॉर्ट। एक्सपेक्टेड डेट, इसके बारे में सर की भी इनपुट जान लेते हैं और मैं भी अपनी भी राय दे देता हूँ, क्योंकि अभी आई थिंक ये कोई 22 जनवरी को थी लास्ट डेट इसकी अप्लाई करने की, या कब थी? तो सर आपके मुताबिक इसका जो एग्ज़ाम है वो कब तक स्टार्ट हो जाएगा? देखिए, एफपीएससी के जो पहले जो है ना प्रेसिडेंट, उसके हिसाब से तो यही है कि 3 से 4 माह जो है ना मिनिमम, हम्म, 3 से 4 माह ठीक है, लग जाते हैं उनके ऐड ठीक, आने में, उसके बाद पेपर स्टार्ट होने में। तो तीन ठीक से है, चार माह जो है ना काफी होते हैं तैयारी के लिए। फिर जब एग्जाम हो जाता है ना रिटर्न, उसके बाद फिर टाइम जी लगता जी, है। तो भी अभी हम आगे ना इस पे बात सही करेंगे टीचर के यहाँ सिलेक्शन के। सही सही सही, चलें, ठीक हो गया। 3 to 4 months आपका एक्सपीरियंस बोलता है, और मैं कहता हूँ कि ऑलमोस्ट 4.5 months मिनिमम होते हैं, और 6 months तक जा सकते हैं। लेकिन ये 4.5 months जो है ये प्राइम टाइम है। मैं कहता हूँ कि 5 महीने तकरीबन ना एवरेज, उसके बाद
आपका टेस्ट आ जाता है। एटलीस्ट मैंने यही नोट किया, मैं 2019 से दे रहा हूँ पेपर। बेसिकली मैंने उस वक्त तैयारी की थी। सर जो हैं वो तो उस वक्त से भी पहले से तैयारी कर भी रहे हैं, करवा भी रहे हैं। सो ही इज मोर एक्सपीरियंस्ड दैट आई एम देन आई एम। इसमें अच्छा ना जी, इसमें एक बात आगे। ऐड करनी है आपकी कि जी जी एफपीएससी का ना ओवर द ईयर जो है ना फुल ईयर उनका स्केड्यूल जो है ना डिफरेंट होता रहता है। अभी नेक्स्ट मंथ में आ जाएंगे सीएसएस के एग्जाम्स। तो जी जब जी सीएसएस के एग्जाम्स हो रहे होते हैं ना तब एफपीएससी बिल्कुल स्टक हुआ होता है और उनको कोई काम सूझता ही नहीं है। तो ठीक ठीक इसलिए ठीक ठीक। ये आपका पॉइंट जो है ना ये वाकई सही है कि हो सकता है 4 से 5 माह और हो सकता है 6 माह भी लग जाए इसका एग्जाम आते आते। हाँ हाँ जी हाँ जी, मैं यही थोड़ा सा देखता हूँ कि एक तो सीएसएस के एग्जाम्स आ रहे हैं तो 15-20 दिन या 25 दिन उसकी वजह से भी डिले आ जाता है कि सारा एफपीएससी का स्टाफ जो है उधर बिजी होता है। दूसरी बात यह है कि मार्च में रमज़ान शुरू हो रहा है, तो उसकी वजह से फिर अगेन काम थोड़ा स्लो हो जाता है, दफ्तरों की टाइमिंग्स भी कम हो जाती हैं एंड ऑल दैट। तो उसकी वजह से भी लोग कहते हैं चलो यार ठीक है, रमज़ान तो आराम से गुजारें ना, ईद अच्छी करें, उसके बाद काम करेंगे। तो ये भी होता है। अच्छा, ये सवाल मेरे से बहुत सारे बच्चों ने आज भी पूछा है और हमेशा पूछते रहते हैं कि सर इनके बारे में अगर आप हमें बता सकें कि कौन सी जॉब अच्छी है। और मैं पहले कहता हूँ कि एटलीस्ट फर्स्ट सिक्योर वन जॉब, बाकी सिलेक्शन बाद की है। ठीक है, कोई भी जो है ना, वो कौन सी मूवी का डायलॉग है, कोई अम्मी जान कहती थी कोई भी धंधा छोटा बड़ा नहीं होता। उसी तरह ये है कि कोई भी एजेंसी छोटी बड़ी नहीं होती, लेकिन पहले आप कोई एक जॉब सिक्योर कर लें, उसके बाद की बात आती है कि सिलेक्शन क्या है या फिर आप इनमें से कौन सी चूज करते हैं। खैर, एएसएफ का अगर हम कंपैरिजन करें एफआईए आईबी और एमओडी से, तो ये एमओडी से और आईबी से थोड़ी सी कम स्ट्रिक्ट है मेरे ख्याल में, कि भाई बहुत ज्यादा सिक्रेसी नहीं है इसमें। देर इज अ सर्टेन लेवल ऑफ फ्रीडम एज वेल, और ये उसके लिहाज से थोड़ी सी स्ट्रेस वाली कम है। ठीक है, जो एएसएफ जो आईबी और एमओडी की जॉब्स होती हैं नॉर्मली, उसमें बहुत हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं और बहुत हाई लेवल पे आपको ऑपरेट करना पड़ता है। तो फिर जितना बड़ा रिस्क या जितनी बड़ी उसकी जिम्मेदारी, उस लिहाज से पे वो जॉब फायदेमंद भी उतनी ज़्यादा होती है। एफआईए मैं समझता हूँ कि इनमें से ज़्यादा बेहतर है, बट उसकी तरफ जाना जो है वो इटसेल्फ इज़ अ जाइगेंटिक टास्क के भाई आप उसके सारे फेजेस क्लियर करें या फिर पेपर बार बार उसके क्लियर करें। तो फिर ये अभी सर से पूछते हैं कि इस बारे में उनकी क्या राय है कि एएसएफ इनमें से कहाँ पे स्टैंड करती है, या फिर एएसएफ को आपको क्यों चूज करना चाहिए, या फिर आप इसकी फेवर में कितने पॉइंट्स हैं जी। अच्छा जिक्लान भाई इसमें तो पहली बात जो आपकी है ना उसको मैं सेकंड करूंगा कि आपके पास पहले एक जॉब हो ना तो जी जी आपको आप एक साइड से सिक्योर हो तो दूसरी साइड पे आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। जी जी तो मेरे खुद अपने केस में यही हुआ है कि मैं पहले सब इंस्पेक्टर था पंजाब पुलिस में। तो मेरी एक साइड ठीक है। सिक्योर थी, दूसरी साइड पे मुझे टेंशन, मैं एग्जाम देता था लेकिन मुझे टेंशन नहीं होती थी कि यार ये जॉब मिलेगी तो फिर ही जो है ना काम चलेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो सही है ना सही उसमें जब मेरे पास दो ऑप्शन आ गए तो फिर मुझे चूज करने का मौका मिला कि मैं किस में जाऊं। तो वो सही। मुझे जो है ना लुक्रेटिव ज्यादा लगी है एएसएफ की, हम्म। तो मैंने इसमें शिफ्ट कर दिया। वो उसके काफी ज्यादा रीजंस हैं। अब अगर इनमें से ठीक कंपेयर ठीक। किया जाए ना तो हर जॉब की ना डोमेन डिफरेंट है। अब एएसएफ की डोमेन हमारी सिक्योरिटी फोर्स है और हमारा काम सिर्फ जी, सिक्योरिटी देना है एयरपोर्ट को। अगर सही एयरपोर्ट सही सही। एयरपोर्ट के लिहाज से देखें तो उसमें जो है ना हमसे आगे कुछ भी नहीं है। मतलब असिस्टेंट डायरेक्टर एफआईए भी जब गुजरेगा ना वो टर्मिनल से गेट पे तो वो जी उसने जी एक असिस्टेंट डायरेक्टर जो एएसएफ का वहां पे खड़ा होगा ना, बल्कि असिस्टेंट डायरेक्टर एएसएफ का जो है ना वो पूरे सेक्टर का कमांडर होता है। मतलब जैसे ठीक है। लाहौर है तो हमारा तो उसके 3 से 4 सेक्टर हैं, एक सेक्टर का कमांडर जो है ना वो एएसएफ का एडी होता है। तो वो एडीएफआई भी जब गुजरेगा ना वो प्रॉपर उसको भी सर्च करवानी पड़ेगी। और सर्च भी जो हमारे छोटे स्टाफ वाले करते हैं, कारपोरल्स वगैरह एएसआई सब इंस्पेक्टर करते हैं। तो जी जी हमने अभी मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ ना तो हमने काफी जी ज्यादा प्रेसिडेंट देखे हैं कि अगर कोई बड़े से बड़ा भी कोई ऑफिसर आ गया है, कोई एमएनए एमपी सेनेटर्स आ गए हैं, तो उनकी जी भी जी। जो है ना आपने वो सर्च करनी है और कोई भी जो है ना इससे इस्तेस्ना नहीं है। अगर एयरपोर्ट की डोमेन में सही देखा जाए तो ये सब सबसे बेस्ट है। सही लेकिन सही अगर सही। दूसरी जॉब देखें तो उनका जॉब का तरीकाकार डिफरेंट है, उनकी डोमेन डिफरेंट है, फिर हर चीज में जो है ना वो अपना अपना डिफरेंट होता है। तो मैं तो यही सही। कहूंगा अभी ना किसी हमारे मेंबर या उनका ना इंटरव्यू हुआ है एएसएफ का। जी। तो उन्होंने मेरे से पूछा था कि मैं अब क्या करूं, तो मैंने कहा यार आपकी पहले एएसएफ की अगर जॉब होती है तो आप यहाँ पे आओ, यहाँ हम्म। पे आके करो, उसको देखो अच्छे से।
और फिर जो है ना आगे आप करो। एएसएफ में एक और भी चीज़ है कि यहाँ पे आप अगर 17 में आ जाओगे ना तो आपको 17 का एनओसी नहीं मिलता। ठीक है, सही सही सही। ये बात काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर आप 17 में आ गए हैं तो आगे किसी और जॉब के लिए आप एनओसी नहीं ले सकते 17 एएसएफ फील्ड पे में अप्लाई करने के लिए। कंडीशन है कि एएसएफ में सपोज आप आ गए हैं ना एडी, तो आपको सिर्फ 3 चीज़ों का एनओसी मिलेगा, एक सीएसएस का, एक पीएमएस का और एक आईएसएसबी का। इन 3 चीज़ों ठीक। का आपको एनओसी मिलेगा। लेकिन सपोज आप डिपार्टमेंट को नहीं बताते और आपने अपने तौर पे एग्जाम दे दिया है, एफआईए का दे दिया है, एमओडी का दे दिया है, कोई भी और 17 में दे दिया या इवन 16 का भी आपने दे दिया किसी का, जी इंस्पेक्टर जी कस्टम जैसे, और आप कल को शिफ्ट करना चाह रहे हो, तो फिर उसमें यही है कि आप चुपके से अपने डिपार्टमेंट को रिजाइन दो। वो 2 जी महीने का टाइम होता है, उसमें फिर वो आपको रिजाइन एक्सेप्ट करते हैं जी। और रिजाइन एक्सेप्ट होने के बाद फिर आप नए डिपार्टमेंट में जा सकते हो। सही सही सही। अच्छा, इसके अलावा एक ऑफ्ट आस्क्ड आउट क्वेश्चन है कि सर इसकी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस कितनी हैं और सैलरी कितनी है, क्योंकि हमें ज़रा सैलरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, चाहे वो 35,000 ही क्यों ना हो। तो इफ़ यू कैन, कोई कंपल्शन नहीं है, बट इफ़ इट इज़ ओके तो यू कैन कोट द एवरेज सैलरी ऑफ ADASF। नहीं, वो उसमें कोई बात नहीं, जाहिर है अब जो चीज़ है वो है। अभी यहाँ पे एडी की जी जो सैलरी है ना, वो यहाँ पे दूसरे डिपार्टमेंट में नहीं होता है कि ट्रेनिंग में और मिलती है और जब आप फील्ड पे जाते हो तब आपको और मिलती है, लेकिन यहाँ पे ये है कि ट्रेनिंग के अंदर ही आपको फुल सैलरी मिल रही होती है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। तो ठीक इसमें है। जो है ना, अभी जो एडीज की सैलरी चल रही है, मतलब अभी मुझे सैलरी मिलेगी तो मेरी 84,000 समथिंग होगी, अराउंड ठीक है। 85। उसमें सैलरी सही। जो है ना वो 92,000 है, लेकिन उसमें कटिंग डिडक्शंस हो गए ना तो वो 85 के अराउंड बच जाती है। ठीक है। और सही सबसे सही बड़ा जो सही। हमारे डिपार्टमेंट का ना, बाकी एफआईए को देख लें, अगर नैब को देखें, तो उनमें हायरिंग जो होती है ना, हायरिंग ये है कि सपोज आप रिहायशी गुजरांवाला के हैं, लाहौर के हैं, और आपकी पोस्टिंग हो गई कराची, तो आप फैमिली साथ हाँ लेके जी। जाते हो या बाहर कोई घर हाँ। अपना ले लेते हो किराए पे, तो हम्म। उसका जो है ना वो रेंट जो है ना हर स्टेशन का होता है। तो अब जैसे कराची में 35-36,000 चल रहा है, तो वो आपको हायरिंग बाद में ठीक है। मिलती है। तो वो सही हायरिंग भी सही सही। समझना कि आपकी सैलरी का ऐसा ही है, अगर आप फैमिली को साथ रखना चाहो या खुद भी आप अकेले बाहर प्राइवेट रहना चाहो। सही सही। तो आप कह रहे हैं कि 85,000 is the package, which is still a very good package considering the current economic condition of our country and also considering the other jobs that we do. Normally क्या होता है कि हम लोग मैकेनिकल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल या सिविल इंजीनियर या डॉक्टर वगैरह जॉब वगैरह नहीं मिलती, तो हम लोग जो है ना 35-35,000, 40-40,000 पे जो है ना कह लें 12-12 घंटे काम करते हैं। ये हकीकत है, मैंने खुद भी इस ऐसे ही ऐसे इनफॉर्मल कैलेंडर सेक्टर है पाकिस्तान में, क्योंकि लेबर लॉज या फिर फिक्स सैलरी नहीं है जी। तो उस वजह से फिर हम लोग काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट होते हैं, तो फिर इट इज़ स्टिल ऑलमोस्ट 1 लाख ही बन जाती है। एंड फिर बाद में जैसे जैसे आपकी प्रमोशन होती है तो यू गेट मोर सैलरी एंड मोर बेनिफिट्स। दूसरा सो सेकंड है इसमें ना, डेफिनेटली गुड। तो जो दूसरी जॉब्स है ना, जैसे नैब हो गया और एफआई हो गया, ये यूनिफॉर्म जी जॉब्स नहीं है। जी यहाँ जी। पे जो सबसे बड़ी ग्रेस है ना वो यूनिफॉर्म जॉब है। आपके 2 हाँ। यूनिफॉर्म, ग्रे यूनिफॉर्म है, और उसके बाद आपके जो कैप्टन के रैंक्स हैं आपके, तो सही। अच्छा, यूनिफॉर्म की आर्मी जॉब का कैप्टन जो है उसके इक्वल के है। सेम जो rank है ना, वो यहाँ पे सेम रैंक्स लगते हैं। अब ये प्रायोरिटी होती है ना हर बंदे की डिफरेंट। अब मैं पहले यूनिफॉर्म जॉब कर रहा था तो मुझे ये जो है ना ज्यादा अच्छी लगी, और मैं जाहिर है पहले हम्म 14 में था, अभी मैं 17 में आ गया हूँ, गजटेड क्लास 1 जो ऑफिसर होता है 17 का। हम्म। तो चीजें होती हैं, कुछ प्रायोरिटीज होती हैं, उस हिसाब से आपने देखना होता है कि आपको कौन सी जॉब बेहतर सूट करती है। सही सही सही। ठीक हो गया। अब अगर कोई और क्वेश्चन है सर से आपका तो वो पूछ लें। आई होप के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस सर आपके एड्रेस हो गए हैं। सर एक क्वेश्चन बाकी है। जी जी। सर हाइट का पूछना था, इन्होंने एडी के लिए हाइट दी है, तो अगर थोड़ा सा फर्क हो मतलब हाफ इंचेस का, तो चांसेस होते हैं या नहीं? अच्छा, इसमें ये है कि जब आपने पहले रिटन एग्जाम पास कर लेना ना, तो जब जिनका रिटन एग्जाम पास हो जाएगा, जो मेरिट के अंदर फॉल कर रहे होंगे, उनको एएसएफ के वार्ड, ये जो लाहौर से और इस्लामाबाद से जो जो नज़दीक होंगे, वहां से मैसेज आएगा, कॉल आएगी कि आप आके मेडिकल करवाएं। अब होता ये है कि जब वहां पे मेडिकल हो रहा होता है ना, तो वो अगर तो कई दफा वो जो स्टाफ है वो अगर थोड़ा बहुत फर्क भी हो तो क्लियर कर देते हैं, लेकिन अक्सर क्योंकि ये पैरामिलिट्री इदारा है, तो पैरामिलिट्री में जो है ना वो बहुत मुश्किल कर देते हैं मेडिकल, क्योंकि
कोई भी बंदा ये रिस्क नहीं लगता कि मैं इसको यहाँ से क्लियर कर दूं और बाद में जब जाके दोबारा फाइनल मेडिकल होता है तो उसमें फिर जो है ना मसला बन जाता है। अच्छा, मैं कुछ चैट में से चीजें पढ़ लेता हूँ, बाकी आंसर तो तो मिल ही सर गया है। मतलब मैंने भी जिनका अगर थोड़ा सा भी फर्क है फिर उनको नहीं करना चाहिए अप्लाई? नहीं तो देखें, थोड़ा सा अगर 0.25 का फर्क है तो वो उनको चांस लेना चाहिए, मेरे ख्याल से अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि मेडिकल में इतना थोड़ा बहुत चल जाता है। लेकिन अगर आधा इंच भी कम है या 1 इंच कम है, उससे जो है ना वो फर्क पड़ेगा और वो नहीं सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि जो मैं हमारा इनिशियल मेडिकल होगा रिटर्न एग्जाम्स के बाद वो थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है, उसमें काफी ज्यादा बच्चे जो है ना शॉर्ट लिस्ट उन्होंने करने होते हैं। तो उसमें कलर ब्लाइंडनेस भी चेक करते हैं, हाइट चेक करते हैं, चेस्ट चेक करते हैं मेल्स की। तो अगर थोड़ा सा भी फर्क हो वो रिजेक्ट कर देते हैं, एफपीएससी को लिख के भेज देते हैं। सही सही सही। आप ये अच्छा। ये इमेजिन करें कि हमारा दफा जब 746 कैंडिडेट थे जिनका एग्जाम पास हुआ था, इनका ठीक है। मेडिकल हुआ, जब हमें इंटरव्यू के लिए कॉल आई तो वो टोटल 156 कैंडिडेट्स थे। आप समझ लें कि 6 कैंडिडेट जो है ना उन्होंने मेडिकल में और डॉक्यूमेंट्स में रिजेक्ट किया हुआ था। सही 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 सही। ये तो बहुत नाजुक सूरत हाल है। लोग ये देखे ना कि मैंने भी, अच्छा इन्होंने मेरे से पहले भी पूछा था, तो आई सेड कि भाई बात सीधी सी है, अगर हम कॉमन सेंस पे जाएं तो आप कहीं ना कहीं से सिफारिश लगवा के तो खुद को क्लियर एक आधी दफा तो करवा सकते हैं, बट जब बात आपके हाथ से आगे चली जाएगी ना, जब उनकी अपनी थर्ड पार्टी आपका मेडिकल करेगी, तो वो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। और एफपीएससी के जितने भी एजेंसीज के साथ होते हैं, ये लोग तो ढूंढ रहे होते हैं बहाना कि किस तरह से बंदे को डिस्क्वालीफाई किया जाए। ठीक है। तो कि बंदे कम से कम हो इंटरव्यू के लिए, या फिर जो हमने जिनकी स्क्रूटनी करनी है वो कम हो। जैसे ही उन्होंने देखना जी कि ये यहाँ पे हमारे पास 5 फीट और 3.5 इंचज आ रहा है और हमने 4 इंचज वाले बच्चे मांगे हुए थे, वो वहीं पे रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है। वो बिल्कुल कहेंगे ऐसा। अच्छा हुआ है कि इनके डॉक्यूमेंट्स हमें खंगालने नहीं पड़े। दिस इज अ सैड रियलिटी। लेकिन अगर थोड़ा बहुत फर्क है, कह लें 0.25 इंचज का, तो फिर आपको चांस ले लेना चाहिए। मे बी हील पहन जाए, मे बी 2-4 दफा लटक के चले जाएं थोड़े से, जब वो हाइट मेजर करने लगे थोड़ा सा ऊपर हो जाए, लेकिन खैर ऐसा होता नहीं। बट चांस ले ले अगर लिया जाता है तो। ठीक मैं है। भाई इसका ना मैं आपको और भी एक प्रेसिडेंट आपको बताता हूँ कि मेरे एक दोस्त थे सब इंस्पेक्टर, वो हुए पीपीएससी के थ्रू ना 2018 में जी जो जी बैच है। अब जी। जब लाहौर से मेडिकल करवाया तो उनकी भी यही 0.25 का थोड़ा फर्क था। तो तब हमने जो है सही ना वो क्लियर करवा लिया किसी को कह के, मैं खुद साथ था। उसके बाद जब सही। पीपीएससी में इंटरव्यू देने के लिए गए ना, तो इंटरव्यू में भी उसने जी खास चेक नहीं किया। कई दफा चेक कर लेते हैं इंटरव्यू के दौरान, लेकिन उसने चेक नहीं किया। इंटरव्यू क्लियर हो गया, रेकमेंड हो गया, सिलेक्ट हो गया। जब गुजरांवाला आए ना वो, तो जी गुजरांवाला में जब पुलिस अपना मेडिकल कर रही थी ना, पुलिस तो पुलिस ने वहां से रिजेक्ट किया। आप ये सिचुएशन देखेंगे कि बंदा फुल रेकमेंड होकर चला गया है और वहां से वो उसकी कोई बात ना सुने और उसको हाँ। रेकमेंड जो है ना करते हैं, टर्मिनेट करते हैं, तो ये वो फिर यही मैं भी कह रहा हूँ ना कि जब आपके हाथ से बात निकल जाती है ना, एक तो ये होता है कि हम जो उसके प्री रेक्विजिट्स हैं वो पूरे करने के लिए हमने किसी हॉस्पिटल वगैरह से मेडिकल बनवाना है जी, फिजिकल स्टैंडर्ड्स का। ओके। लेकिन वहां पे आपकी चल जाती है भाई, हॉस्पिटल में किसी ना किसी का कोई डॉक्टर तो होता है, कोई नर्स होती है, वो कह कू के बंदा ना कुछ करवा लेता है। लेकिन जब फाइनल स्टेप पे जाएंगे तो वहां पे सारा काम उनका अपना है, उनके अपने ऑफिसर्स हैं जिन्होंने आपको मेयर करना है। और आप उनको रिश्वत देंगे तो हो सकता है आप पे पर्चा कट जाए, और अगर रिश्वत नहीं देंगे तो उन्होंने ईमानदारी से अपना काम करना है, और ईमानदारी से काम करेंगे तो फिर आपकी वो जो डेफिशिएंसी है वो सामने आ ही जानी है। ठीक है। तो इस चीज का जरा ख्याल रखिएगा, ये ना हो कि आप कल को आके मुझे कहें कि रिश्वत देने का मशवरा इन्होंने दिया था। मैं कोई ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा, जस्ट सेइंग कि ये चीजें बाद में सामने आ जाती हैं, तो इस चीज का जरा ख्याल रखिएगा। अच्छा जी। और ना इधर एक दो क्वेश्चंस आ रहे थे कि जी सर, इनकी जो प्रमोशंस हैं वो कहाँ तक जाती हैं, सिविलियंस की बीपीएस 2021 तक जाती हैं। दोबारा बात यही आ जाती है, चलिए इसे क्वेश्चन तो हम उनसे पूछ लेते हैं। बट द थिंग इज के पहले आप 17 ग्रेड की कोई एक जॉब तो लेना। ये तो नहीं है कि आपको साल बाद वो ग्रेड 21 पे भेज रहे हैं तो आप बड़े परेशान हैं। पहले ग्रेड 17 की जॉब ले लें और उसमें ऑपरेट करें, फिर अगर आपको नहीं सही लगती आप किसी और 17 या 18 ग्रेड की जॉब पे चले जाएं। बट फर्स्ट सिक्योर दिस जॉब, फिर बाद में ये प्रमोशनल
चीज़ें जो है ना कि प्रमोशन कल को होगी या नहीं होगी या ग्रेड 19 या 20 में फंसा होगा, ये बाद की बातें हैं, इनके बारे में फिक्रमंद बाद में होना है। या तो हो ना, अगर आप वाकई रईसज़ादे हैं और आप लाखों करोड़ों रुपए जो है पर मंथ वैसे ही उड़ा देते हैं, फिर तो आपको नहीं करनी चाहिए जॉब, फिर तो आपको जॉब करनी ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपको जॉब चाहिए तो फर्स्ट सिक्योर द जॉब, जो कि 14th की भी है, 16th की है या 17th की है, एंड देन गो फॉर द हायर थिंग्स। के आपका कंसर्न जो बाद वाली चीज़ों के लिए वो बाद में है। चलिए पूछ लेते हैं उनसे कि सिविलियंस के लिए ग्रेड 21 या 20 तक जाना पॉसिबल है इसमें या नहीं। देखिए सेकंड भाई, पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि ये इस तरह का नहीं है कि पैरामिलिट्री इदारा है और मैं एज अ सिविलियन नहीं जा रहा। जब जाके पहले दिन मैंने जी वो ज्वाइन कर लिया ना डिपार्टमेंट, तो मैं उस डिपार्टमेंट का हिस्सा हूँ। उस डिपार्टमेंट में ये है कि जो डिप्टी ठीक है। हमारे डीजी आते हैं ना, डीजी आते हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं, मेजर जनरल होते हैं, सॉरी, वो सर्विंग ठीक मेजर है। जनरल होते हैं। फिर डीजी ठीक होते हैं है। डिपार्टमेंट के, डिप्टी डीजी जो होते हैं वो ब्रिगेडियर रैंक के होते हैं। उसके नीचे जितना भी स्टाफ है ना, ठीक है। वो पूरा असिस्टेंट डायरेक्टर जी। भर्ती होता है। असिस्टेंट डायरेक्टर के बाद तकरीबन 9-10 साल के बाद उनकी वो डिप्टी डायरेक्टर हो जाते हैं। फिर 8 साल, 7 से 8 साल बाद एडिशनल डायरेक्टर हो जाते हैं। फिर 5 से 6 साल बाद वो डायरेक्टर ठीक बन है। जाते हैं। अभी तक जितने भी असिस्टेंट डायरेक्टर आए सही। हैं वो सारे डायरेक्टर की सीटों में बैठे हुए हैं। तो आप ठीक ये है। माइंड में रखें कि आपका अगर पूरा मूड है कि आपने 60 एज तक ये जॉब करनी है, तो फिर आप ये ध्यान में रखें कि 17 में आप सिलेक्ट होंगे, 20 में आप रिटायर होंगे, जी। 21 में नहीं जा सकते। 21 वाला डीजी होता है और वो डीजी आर्मी से आता है सर्विंग। हाँ, वो तो जाहिर है फिर उनका अपना ही। सही। चलें, ठीक हो गया। एएसएफ के इंटरव्यू के बारे में यार, इंटरव्यू की बातें बाद में, जब इंटरव्यू होना होगा ना, फिर हम सर से दोबारा रिक्वेस्ट कर लेंगे। अभी उन्होंने भी जाना है, टाइम उनके पास कम है। उन्होंने मुझे कहा था कि आई हैव हार्डली 20-30 मिनट्स। तो वी थैंक हिम फ्रॉम आवर साइड। बाकी जो आपके क्वेश्चंस होंगे, अगर कोई उनसे पूछने वाला होगा तो वो मैं पूछ के आपको बता दूंगा, या फिर जितना मेरे नॉलेज में होगा मैं आपको खुद ही बता दूंगा। ठीक है जी, ग्रुप्स के थ्रू। अभी सर से इजाज़त लेते हैं और फिर हम तो बाकी इस्लाम की भाई, चीज़ें डिस्कस इस्लाम करते भाई, हैं। मैं आपकी ना जी जी। बात कर रहा हूँ। ये 1-2 क्वेश्चंस मैं देख रहा जी हूँ, वो मैं क्लियर भी कर देना चाह रहा हूँ। पहला जी। तो जी ये है कि क्वेश्चन नीचे आ रहा था कि क्या आईसाइट भी ठीक होनी चाहिए। देखें, अगर आपके ग्लासेस लगा के 6x6 है ना, तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं उसमें, ठीक है। लेकिन हाइट पूरी होनी चाहिए, आप ओवर वेट नहीं होना ठीक चाहिए। है। ओवर वेट में बहुत ज्यादा मसला होता है। पहला ये क्वेश्चन था। और ठीक है। एक और question आ रहा था कि सर्विस वर्किंग आवर्स कितने हैं। मतलब इसमें हमारी ठीक है। एडीज की जो 6 आवर ड्यूटी होती है, 6 घंटे की ठीक हमारी है। shift। मतलब आप दिन में हमारी 2 शिफ्टें होती हैं, एक 8 से लेके दिन में दोपहर 2 बजे तक, और एक दोपहर जी। से लेके शाम 8 बजे तक। ये 2 डेज की शिफ्ट हैं। जब आप दिन की शिफ्ट ठीक करेंगे है। तो उसके बाद दिन में आपको 12 घंटे की रेस्ट होगी। मतलब सुबह आप 8 से लेके दोपहर 2 बजे तक करते हैं, तो आपको 12 घंटे रेस्ट है। फिर उसके बाद आपने आना है। और जो नाइट की शिफ्ट है ठीक ना, है। लेके सुबह 8 बजे तक और शाम 8 से लेकर रात 2 बजे तक, इसके बाद आपको 36 आवर की रेस्ट है। सही तो इसी सही तरीके से सही। जो है ना वो आपको ठीक। सर्कल चलता रहता है। तो ये चीजें सही हैं। इस सही तरह सही। जॉब जो है ना इसमें इजी है। जो इस ये जॉब बड़ी जॉब से बेहतर इसलिए है कि यहाँ पे आपको कोई बंदा फोर्स नहीं कर सकता। मेरी जो ये ज्वाइन करने की रीजन सबसे बड़ी ये थी कि पुलिस में जो है ना हम सरवाइव नहीं कर सकते बगैर इधर उधर के उल्टे काम करने के। सर्वाइवल बहुत सही। मुश्किल है। हाँ यहाँ पे जी, ये है कि बिल्कुल। अगर आप अपनी मर्जी से हिलाल तरीके से अपनी जॉब करना चाहते हो ईमानदारी से, तो आपको कोई बंदा फोर्स नहीं करेगा। और एयरपोर्ट के ऊपर जब आप एज एडी सेक्टर कमांडर लगे होते हो ना, तो आप समझ लो कि वहां पे आप ही सारे मालिक हो उस पूरे सेक्टर के। ऐसे। तो जी जी, आर्मी का अगर कोई जनरल भी वहां से गुजरा होगा ना, तो वो आप उसकी सर्च करेंगे। वो आपके डीजी को भी कॉल करेगा। इस सही सही डिपार्टमेंट में सबसे बेहतर बात मैंने ये देखी है कि आपके डीजी को भी अगर कोई कॉल आ गई है ना, तो उन्होंने कहना भैया आप एसओपीज फॉलो करो। सही सही सही। ठीक ठीक ठीक। चलें, वो रूल ऑफ लॉ जो है इधर इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट होता है। बेसिकली कोई भी जो है ना बिल्कुल बिल्कुल। एएसएफ से ऊपर या और एक नीचे और नहीं है, बात मैं ऐड करना उन्होंने अपनी सर्च चाहता करवा हूँ। के जाना है। जब मैं पुलिस में आया ना, तो पुलिस में जब स्टार्ट में सैलरी लगवानी होती है ना, तो उसके लिए आपको अकाउंट्स और ब्रांच में पैसे देने पड़ते हैं। ये वो सारा बाकी डिपार्टमेंट में भी चलता है ऐसे। जी। जैसा मैंने ऐसा इदारा देखा ठीक है है। कि पे लगवाने के लिए 1 रुपया नहीं आपको देना पड़ता। आपके जो काम है सारे स्मूथली आपका टाइम क्या पीरियड बात के साथ हो जाते हैं। इस डिपार्टमेंट में सबसे बड़ी जो चीज़ है ना वो है। ईमानदारी है। बेहतरीन, माशाल्लाह। चलें, ये बहुत अच्छी बातें हैं। दे शुड मोटिवेट यू।
एएसएफ इंस्पेक्टर जी, एएसएफ इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर वगैरह वो इनसे नीचे ही होते हैं, जाहिर है, तो उनकी सैलरी भी कम होगी और उनकी ड्यूटी इससे थोड़ी सी डिफिकल्ट होगी। अदरवाइज जो एडी है एएसएफ के, इट इज़ मोस्टली ऑल्दो यूनिफॉर्म जॉब, लेकिन ज़्यादातर एयरपोर्ट के आपने अंदर ही रहना है और ज़्यादातर मैनेजमेंट के टास्क हैं। लेकिन जो इंस्पेक्टर एएसएफ है या सब इंस्पेक्टर एएसएफ, वो बाकायदा ऑपरेशन ऑन ड्यूटी टर्मिनल्स वगैरह पे हर टाइम वो अलर्ट रह के या ये फिर तो वो कुछ ना कुछ कर क्लियरली रहे मैं होते आपको हैं। थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि एक सेक्टर ना, जी जैसे सपोज हम करते हैं कि इंटरनेशनल डिपार्चर है, वो पूरा एक सेक्टर है। जी जी इंटरनेशनल डिपार्चर का मतलब है कि जहाँ पे आगे गाड़ियां खड़ी होती हैं, फिर वो पैसेंजर उतरते हैं, चेक होता है, एंड तक जो है ना इंटरनेशनल डिपार्चर होता है। अब इस पूरे सेक्टर का जो है ना वो कमांडर है, वो एडी लगेगा। उसके नीचे 2-3 इंस्पेक्टर सही सही होंगे, वो इंस्पेक्टर एक एक पॉइंट पे लगे सही होंगे। उनके नीचे सब इंस्पेक्टर, एएसआई और कारपोरल होंगे। ड्यूटी सबकी 6 घंटे की होगी। लेकिन मसला ये है कि जो जी कारपोरल हैं वो गन लेके खड़े होंगे और हर आने वाले बंदे को सर्च करेंगे, हाथ लगा के चेक करके हर चीज करेंगे। एडी का सिर्फ ये काम है कि वो ठीक है, अपने पूरे पॉइंट्स जो है ना उसके, वो जाके उनको सुपरवाइज करेगा। सही 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 एडी का सबसे मिनिमम काम है इस डिपार्टमेंट में। उसने खुद जी बाय जी हैंड कुछ सही नहीं हो, करना। सिर्फ चीजों को ठीक सुपरवाइज करना है, और कोई भी मसला अगर होता है तो वो जाके उसने देखना है उसको। ठीक हो गया, ठीक हो गया। चलें भाई, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ ग्रेट गेस्ट टुडे। आपने काफ़ी फ्रैंकली और काफ़ी अच्छे तरीके से सारों के क्वेश्चंस एड्रेस कर दिए हैं। बाकी अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो मैं आपसे अलहदा से पूछ सर लूँगा और उनको इन्फॉर्म कर दूँगा। जी जी सर सर इनकी मतलब जो एलोकेशन होती है वो कराची में ही होती है ना ज़्यादातर, नहीं, या एयरपोर्ट्स दूसरे? पे होती ये है, एयरपोर्ट्स दूसरे भी एक तो मैं हैं। आपको बताता हूँ कि इसमें ना, इसमें ये है कि हम ये क्योंकि फेडरल इदारा है, आप ये तैयार रहें कि पूरे पाकिस्तान में आपकी कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है। पहली बात, जो ट्रेनिंग है एडीज की या इंस्पेक्टर्स की, उसके लिए आपने कराची जाना है। तो कराची एयरपोर्ट है, उसके बैक साइड पे हमारी अकेडमी है, नेशनल अकेडमी फॉर एविएशन सिक्योरिटी। उसमें इंस्पेक्टर्स की, एडीज की, कारपोरल्स की, सब इंस्पेक्टर की, सबकी ट्रेनिंग वहां पे होगी। वो तकरीबन 9 माह की ट्रेनिंग है। और उसके बाद आपकी ठीक, पोस्टिंग कराची में भी हो सकती है, इस्लामाबाद में भी हो सकती है, जो मतलब जहां जहां एयरपोर्ट से आपकी पोस्टिंग हो सकती है। सही सर। लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद मैं कोई क्वेश्चन नहीं करूंगा। एक ये बार बार पूछ रहे हैं कि एएसएफ के इंस्पेक्टर की सैलरी पैकेज जो है वो कितना है? इंस्पेक्टर की अभी जो रिसेंट पास आउट हुए हैं ना, जो इंस्पेक्टर्स, उनकी सैलरी थी 62, 63, 64 के अराउंड। ठीक 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 ठीक, 64 के अप्रोक्सीमेटली। चले, ठीक हो गया सर। ओके सर, थैंक यू सो मच। जी, थैंक यू मैं जी। इंशाल्लाह कांटेक्ट में रहूँगा और थैंक यू सो मच अगेन फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। बाकी फिर मुलाकात होती है, ठीक है जी। बाकी जी, ठीक है। अभी जाना ना शुरू करें। बाकी जो बच्चे मीटिंग वाले हैं, थोड़ी सी मेरी भी बातें सुन लें। मैं भी आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ, क्योंकि अभी एमओडी वगैरह के हवाले से या तहसीलदार के हवाले से जो सेशन स्टार्ट होना है उसके बारे में बताते हैं जी। एम तहसीलदार का बता दें एंड एमओडी का। जी बिल्कुल। ट्रेनिंग ड्यूरेशन क्या है? ट्रेनिंग ड्यूरेशन जी 9 माह है, उन्होंने बताया हमें। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे एमओडी के बारे में। सिलेबस के ऊपर बात हुई थी कि पहले मिक्स ऑफ सब्जेक्ट्स था। मुझे जो पहले बताया गया था उसमें ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, इस तरह पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इस तरह के सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज जो हैं वो मिक्स्ड आते थे। लेकिन जो लास्ट टाइम सिलेबस जो टेस्ट आया था वो बेसिकली इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग था। इंग्लिश, मैथमेटिक्स, करंट अफेयर्स इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं थे, नॉर्मल से थे। इंडो पाक हिस्ट्री, पाकिस्तान स्टडीज़, इसको बेसिकली हम एक ही ट्रीट करते हैं, पाकिस्तान स्टडीज़ के अंदर ही पढ़ते हैं। और पाकिस्तान स्टडीज़ और इस्लामिक स्टडीज़ बेसिकली एक ही पोर्शन होता है एफपीएससी के एग्जाम्स में, ठीक है। एवरीडे साइंस जो है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलमोस्ट 25 से 30 एमसीक्यूज जो है एवरीडे साइंस के आए थे। जनरल एबिलिटी जो है इसमें मैथ्स के आप कह लें 25 के अराउंड आई थिंक। और जो क्या उसको कहते हैं, एनालिटिकल, एनालिटिकल इसके भी आई थिंक 15 एमसीक्यूज थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है नॉर्मल पेपर से। बाकी चीज़ें आप देख सकते हैं, इंग्लिश के अंदर आपके पास वोकैब भी होगी, कंप्रीहेंशन भी है,
आई एम नॉट किडिंग हेयर, क्योंकि उधर एमसीक्यूज में भी कंप्रीहेंशन पूछ लेते हैं और इसके अलावा ग्रामर वगैरह इस तरह की चीज़ें ये सारी आपने करनी है। मैथमेटिक्स ऊपर चले लिखा हुआ है, इधर से हम इसको रिमूव कर देते हैं। करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं थे, इजी ही थे, नॉर्मल लेवल के थे। इंडो पाक हिस्ट्री और पाकिस्तान स्टडीज़ जो है वो इकट्ठे ही होते हैं, हम उनको इकट्ठे ट्रीट करते हैं। इस्लामिक स्टडीज़ जो हैं वो भी आसान थी। मेरे उसमें ऑलमोस्ट बन रहे थे 155 नेगेटिव मार्किंग के बाद। द रीज़न इज़ के मैंने जब पहली दफ़ा लगाए थे तो ऑलमोस्ट आई रीच 145 आई थिंक, और उसके बाद भी अभी मेरे पास 20-25 मिनट थे और लाइक मेरे एमसीक्यूज का जो बैंक है ना मेरा भी खत्म हो गया था कि अब इससे आगे नहीं आते। वो 50-50 वाले जो है ना वो डाउट वाले क्वेश्चन शुरू हो गए थे, बट आई थॉट कि अब उनको भी लगा देना चाहिए। तो मैंने टोटल 182 जो है वो अटेम्प्ट किए थे और उसमें से गलत सही हो के जो है ये ऑलमोस्ट 150 पे आ गए थे। -0.25 पर एमसीक्यू जो गलत है ना, ये नेगेटिव मार्किंग भी होती है। ठीक है जी। एवरीडे साइंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन, ये आपके एफपीएससी एग्जाम्स में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और जनरल एबिलिटी या आईक्यू बेसिकली एनालिटिकल एबिलिटी है। एनालिटिकल इज डिफरेंट फ्रॉम मैथ्स, क्योंकि इसमें वो वाले एमसीक्यू आते हैं कि जी 6 दोस्त हैं ABCDEF, अब ए ने सी के साथ रहना है लेकिन डी और बी जो है ये इकट्ठे नहीं रहते, सी और ई अगर इकट्ठे आ जाए तो एफ ने भी उनके साथ रहना है वगैरह वगैरह। तो आप बताएं जी कि तीसरे कमरे में कौन रह रहे होंगे, चौथे कमरे में कौन सा जुड़ा होगा। तो इस तरह के एमसीक्यूज जो है ये एनालिटिकल एबिलिटी में आते हैं। मुझे तो खैर ये काफ़ी मज़े के लगते हैं। अब तो मुझे भी कोई 1.5 साल हो गया हुआ है इन चीज़ों को अटेम्प्ट किए हुए, बट ये मैं आपको करवा दूंगा इंशाल्लाह। इसके ऊपर 2 से 3 लेक्चर्स हम कर लेंगे जब हमें अंदाज़ा होगा कि एमओडी का एग्ज़ाम होने वाला है, उससे पहले ही इंशाल्लाह हम इनकी प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है जी। आगे आते हैं। अच्छा, इसका सिलेबस भी आपको पता चल गया। और इसकी दूसरी बात ये है, मज़े की बात, कि ये एफपीएससी जो है ना ऑलमोस्ट उसी तरह के एमसीक्यूज हैं। एफपीएससी के लेवल के नहीं तो चले उससे थोड़ा सा कम जो है ना लोअर लेवल के एमसीक्यूज होते हैं, तो रिलेटिवली आसान होते हैं। लेकिन जो लोग ज़्यादा पैनिक कर जाते हैं, ये कहते हैं कि इतना आसान तो नहीं हो सकता है ये ट्रिक क्वेश्चन हो, तो वो उस वक्त इसमें गलती कर लेते हैं। तो मैं आपको पाक एमसीक्यूज ही रेकमेंड करता हूँ इसके लिए। ज़्यादातर चीज़ों के लिए कुछ चीज़ें जो हैं वो आप अलहदा से ग्रामर वगैरह से कर लें। जैसे इंग्लिश की वो कैब है, अब जो करंट सेशन चल रहा है उसमें मैंने 3500 जीआरई वर्ड्स जो हैं वो करवाए हैं। ठीक है, कहने को बहुत आसान चीज़ है जीआरई वर्ड्स दे देना, लेकिन हर हफ्ते बच्चों को डिवाइड करके देना, फिर उनका टेस्ट लेना, जो है इस तरह से प्रिपरेशन होती है। सिर्फ पीडीएफ्स भेज देने से प्रिपरेशन नहीं होगी। ठीक हो गया। इसी तरह करंट अफेयर्स वगैरह की भी सारे टेस्ट लिए हैं और मैथ्स इस वक्त चल रहा है और साथ साथ उनके इश्यूज भी एड्रेस कर रहे हैं हर एक बच्चे के। और मैं नॉर्मली पहले भी मैं मेरी वीडियोस के अंदर आपको पता ही होगा, मैं 4 एरियाज जो है ना इनको आइडेंटिफाई करता होता हूँ कि भाई ये 4 एरियाज जिसने कर लिया उसका एमओडी, उसका एफआईए, आईबी वगैरह पास। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट बाकी जो एरियाज हैं वो सारों ने ही करने हैं या सारों को आते होते हैं। पहला है जी इंग्लिश। इंग्लिश हर बच्चे को नहीं आती होती है, अगर तो 20 नंबर की आ रही है तो एवरेज बच्चा जो है ना वो लेगा इसमें से 14 के अराउंड। जो अच्छा बच्चा है वो इसमें 18 या फिर 19 पे जाएगा। ठीक है, और ये बहुत अच्छा स्कोर है, ये देख लें आप। 5 नंबर का फर्क आप यहाँ से डाल सकते हैं। फिर आता है आपके पास करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स लोग ज़्यादातर प्रिपेयर करते नहीं हैं, अगर करते भी हैं तो या तो थर्ड पार्टी वेबसाइट से करते हैं। अब उनके एमसीक्यूज होते तो ठीक है, बट द प्रॉब्लम हियर इज के एफपीएससी वाले उन वेबसाइट से अगर नहीं उठाते तो चाहे वो क्वालिटेटिवली जितने मर्जी अच्छे हो जाए वो आपके लिए बेकार हैं। तो जो मेरे सोर्सेज हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी बताए हुए हैं, पाक एमसीक्यूज है और दूसरा जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स के एमसीक्यूज हैं। दे आर इनफ फॉर प्रेपरेशन। 5 इयर्स के हैं, सारे कंपाइल्ड हैं, पीडीएफ्स में है, वो आपको दे दिए जाएंगे। और इनमें अगर ये 16 मार्क्स के आते हैं तो इनमें आप 14 या 15 तक जा सकते हैं। नॉर्मल बच्चा जो है वो 11-12 तक चला जाएगा, बस इससे ऊपर नहीं जाएगा। तो 2-2 3-3 नंबर का यहाँ पे कह लें आप +2 और ये +5 है आपके पास। फिर आता है मैथ्स।
ज़्यादातर जो आर्ट्स वाले बच्चे होते हैं, जो साइंस के स्टूडेंट्स नहीं होते, वो मैथ्स में मार्क आते हैं 60, मेरे ज़्यादातर जो है 16 आउट ऑफ 16 आ जाते हैं या फिर 15 आ जाते हैं। इससे कम मेरे मैथ्स में नहीं नंबर आते हैं, अल्लाह का शुक्र है। मैं मैथ्स 3 साल से पढ़ा भी रहा हूँ और काफ़ी सालों से खुद भी पढ़ रहा हूँ। और इससे पिछले बैच में भी जो FIA का बैच 1 था उसमें भी मैथ्स करवाया था, इस वक्त भी करवाया है। और जो क्वेश्चंस होते हैं उनको साथ साथ एड्रेस करते हैं। जो नॉर्मल बच्चा है जिसका मैथ्स एडवांस लेवल का नहीं है, अगर तो मैथ्स थोड़ा सा भी डिफिकल्ट आ जाए, अब कुछ केसेस होते हैं जैसे लास्ट टाइम जो FIA के एग्जाम आए हैं उनमें मैथ्स आपका थोड़ा सा आसान आ गया था, तो उस केस में ज्यादातर लोगों के 14, 13, 14 आ जाएंगे। थोड़ा सा भी मुश्किल आ जाए तो एवरेज बच्चा जो है वो 11 या 12 पे ही रहेगा, लेकिन जो बहुत अच्छी तैयारी करके जाएगा वो +3 यानी कि 15 पे आएगा। और चौथा है जी एवरीडे साइंस। एवरीडे साइंस इसके भी अगर 16 है तो आप अगर 15 तक जाते हैं तो +4 है। बेसिकली नॉर्मल बच्चा जो है वो 10 या 11 तक आता है, फिर वो बाद में आके कहते हैं कि फिजिक्स के MCQs आ गए थे, केमिस्ट्री के थे, बायो के थे और ये वो, तो ये हमसे बिल्कुल भी नहीं हुए। द थिंग इज के EDS को प्रिपेयर करें, ये हो जाएगा। मैंने भी पाक MCQ से ही करके और जो मेरा अभी तक का नॉलेज है उसी की बेस पे हमेशा तैयारी करके तो अटेम्प्ट किए हैं, तो मेरे तो ऑलमोस्ट 16 में से 14 या 15 हमेशा ही ठीक होते हैं, अल्लाह का शुक्र। ठीक है, ये 4 एरियाज हैं जो मैं आपको आइडेंटिफाई करके दे रहा हूँ। पढ़ना है पढ़े, नहीं पढ़ना ना पढ़े, मेरे से पढ़ने का मसला नहीं है, बट थिंग इज मैं आपको सिर्फ भाइयों वाला मशवरा दे रहा हूँ कि इन 4 एरियाज को टारगेट कर लें। ये आपको FPSC, PPSC, NTS हर एक टेस्ट में ही काम आ जाएंगे। ठीक है जी, और ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इतने ज़्यादा इफेक्टिव है। ठीक है जी। अच्छा, जो मैं वैसे नॉर्मली बैचेस पढ़ाता हूँ उनमें ये तीनों एरियाज मैं खुद करवाता हूँ, ये कोई और नहीं करवाता। और एवरीडे साइंस आई थिंक करवा रहे हैं कामरान फैसल साहब, हु इज अ लेजेंड इन हिमसेल्फ। ठीक है जी। और इसके अलावा बच्चों ने कहा था तहसीलदार के लिए, हाँ जी तहसीलदार पे अब आते हैं थोड़ा सा जरा। तहसीलदार का जो GK का एग्जाम है उसके लिए मेन सोर्स PPSC मॉडल पेपर्स है जी। ठीक है, लेकिन इट हैज अ कैच, ये 100 नंबर का पेपर जो है ना इसमें से 30% कंप्यूटर है। ठीक है, कंप्यूटर आर्ट्स वाले तो क्या इंजीनियर्स को भी नहीं आता होता, मैं भी इंजीनियर हूँ और मैं भी अगर कंप्यूटर को प्रिपेयर नहीं करता तो मैं भी इसको सॉल्व नहीं कर सकूंगा। द रीज़न इज के इतने ज़्यादा टैब्स होते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में या MS वर्ड में या फिर पावर पॉइंट वगैरह में, उनकी सारी टैब्स और विंडोज़ वगैरह की डिटेल्स याद रखना, कमांड्स याद रखना, वो हर किसी के पास की बात नहीं होती और वो याद हमेशा नहीं रहती, उसको आपने साथ साथ रिवाइज करना होता है। ठीक है, तो इस जो हमारा GK बैच 3 है जो कि 1 फरवरी से स्टार्ट होने जा रहा है, 1 फरवरी से। ठीक है जी, इसके अंदर 30% जो कंप्यूटर है ना इसके ऊपर अलहदा से फोकस्ड है, प्रॉपर उसके अंदर मेंशन्ड है लेक्चर्स ऑन कंप्यूटर्स। ठीक है जी। आई डोंट नो व्हाई ये दूसरा पेन सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा, अब हो गया। 30% जो है इसके ऊपर अलहदा से फोकस है। GK जो है वो तो आपने तैयार करना ही करना है, दूसरे IB की जॉब्स हो जाए या फिर MOD की है या तो कोई भी है, उनके लिए तो GK आपने तैयार करना ही करना है। लेकिन कंप्यूटर को जिस बंदे ने अलहदा से तैयार नहीं करना, वो मेरे से आप गारंटी ले लें कि वो तहसीलदार का GK का एग्जाम क्लियर नहीं कर सकेगा, क्योंकि नॉर्मली जो बाकी के 70 मार्क्स हैं उनमें से आप ले जाएंगे कोई 50 के अराउंड, और जो कंप्यूटर है उसमें आप 10 या 12 मैक्सिमम लेंगे तुक्के मार के, और जब नेगेटिव मार्किंग होगी 0.5 की तो फिर यू विल बी डाउन टूवर्ड्स लाइक 58 या 59 तक आप फॉल कर जाएंगे। ठीक है जी, तो कंप्यूटर को लाजमी अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा, चाहे आप हमारे साथ सेशन में करते हैं चाहे आप अलग सेशन में करें, किसी और सेशन में करें या खुद से पढ़ें, दैट इज़ अप टू यू। बट कंप्यूटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और कंप्यूटर के लिए सोर्स जो है वो एग्जाम वेदा है और दूसरा पाक MCQs है, दोनों से तैयार करें, बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। एग्जाम वेदा में बहुत एक्सटेंसिवली कंप्यूटर गिवन है, एंड दैट इज़ एग्जैक्टली द रीज़न कि क्यों ये मुश्किल है और क्यों इसकी इतनी ज़्यादा वैल्यू है। अगर 2-4 पेजेस होते हैं ना कंप्यूटर के, जिस तरह के FIA का एक्ट है वो सिर्फ 10 सेक्शंस का है, तो हर कोई कर लेता है, लेकिन हर कोई कर नहीं सकता। आपको हम करवाएंगे इंशाल्लाह, मटेरियल भी प्रोवाइड करेंगे और गाइड भी करेंगे। सही है जी।
अब क्वेश्चंस में देख लूं जरा चैट बॉक्स में कितने को आगे, लेट मी जस्ट सी दैट। सर ADIB का थोड़ा सा ब्रीफ करना। अच्छा एक मिनट सर, आपके सेशन में कंप्यूटर होगा या नहीं? जी होगा, बिल्कुल होगा सर। आपके सेशन में टेस्ट किस तरह होंगे, मतलब कितने डेज बाद है? हर एक वीक के बाद जो है ना एक टेस्ट होता है जी, वीकली टेस्ट है बेसिकली। ठीक है, जो चीज़ें आपने उस वीक के अंदर पढ़ी हुई हैं, वीक्स लेक्चर्स, जितने भी लेक्चर्स हुए हैं, चाहे वो 2 होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं, उन सारों का जो भी सिलेबस आपने कवर किया है उनका वीकली टेस्ट होता है। मंडे को होता है, क्लास से पहले होता है। पहले टेस्ट सेंड कर दिया जाता है, फिर उसकी की सेंड कर देता हूँ मैं, एंड देन इन द क्लास आई आस्क के भाई किसके कितने नंबर आए हैं, ताकि साथ साथ मुझे अंदाजा हो कि कौन सा बच्चा कितना काम कर रहा है, कौन सा बच्चा वेला बैठा हुआ है, कौन सा बच्चा बिल्कुल ही इंटरेस्टेड नहीं है। तो उससे हमें अंदाजा हो जाता है। ठीक है, नॉर्मली जो लोग हैं वो प्रिपरेशन तो खुद से भी कर लेते हैं, लेकिन अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, कोई ओवरसाइट नहीं होती, तो वो खुद से लेजी हो जाते हैं। तो आई हैव इंश्योर्ड इन माय प्रीवियस बैच एज वेल, और करंट बैच में भी हर वीक का जो है वो अलग से टेस्ट हुआ है। कोई नागा नहीं हुआ आपके साथ। इधर बिस्मा खालिद और मुस्कान होंगी, आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि टेस्ट जो है उस पर कॉम्प्रोमाइज़ मैं नहीं करता। मेरे टीचर हैं सर शाहिद हफीज़ साहब, पंजाब कॉलेज सियालकोट से, तो वो उस वक्त कहते होते हैं कि टेस्ट पे या लेक्चर पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, एंड दैट इज़ एग्जैक्टली हाउ आई डू। सर एमओडी के एग्जाम्स कब तक होंगे? 5 एमओडी, अच्छा एमओडी के, ठीक है, 12 फरवरी को इसकी जी एप्लीकेशन की लास्ट डेट है। तो कह रहे हैं कि उसके 35 से 40 दिन बाद आप इसका एग्जाम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 35-40 दिन बाद, चूंकि रमज़ान होगा, रमज़ान के मिड में मोस्ट प्रोबेबली ये एग्ज़ाम नहीं होंगे, लेकिन हो भी सकते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जब रमज़ान था उस वक्त मैं एक्चुअली उधर एमओडी की एकेडमी में था, और हमारा जो है साइकोमेट्रिक फिजिकल भी हो रहा था, और रमज़ान में काफ़ी लोगों ने रोज़े रख के भी वो साइकोमेट्रिक फिजिकल बेसिकली एक्सरसाइज जो है वो की थी। मैंने तो नहीं था रखा, लेकिन बाकियों ने रखे भी थे। सर आपका सेशन फर्स्ट फेब के बाद और कोई सेशन होगा? नहीं जी, उसके बाद वाले सेशन का अभी नहीं पता। अभी जो करंट सेशन चल रहा है सिर्फ उसी पे फोकस्ड है, बाद वाले सेशन की खुदा जाने। सर आपके सेशन में कितने टेस्ट किस तरह होंगे? ये तो हो गया। वेबसाइट प्लीज रिपीट द नेम। एग्जाम वेदा, EXAMVEDA। सर फेब के बाद कोई सेशन और होगा आपका? जी सेशन बाद में देखेंगे, अभी जो करंट सेशन है उसका फ़ायदा उठा लें। आप क्यों इंतज़ार करना चाह रहे हैं बाद वाले सेशन का, जब कि आपको अभी अपॉर्चुनिटी मिली हुई है? तो टाइम से प्रिपरेशन करके फिर उसकी रिवीजन फेज में आए और शाइन आउट करें। आप बाद में प्रिपरेशन करेंगे, आपके पास रिवीजन का टाइम नहीं बचेगा, मसला ये है। ठीक है जी सर। ड्यूरेशन फॉर दिस सेशन 3 महीने का सेशन है जी। ADIB का मेरिट, अच्छा मैं वो पोस्टर आपके साथ शेयर करके यहाँ पे कुछ डिटेल्स आपको दिखा देता हूँ। एक मिनट, लेट मी जस्ट ओपन द PDF ताकि मैं उससे आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। अच्छा जी, ये है जो नया सेशन हमने बनाया है, उसका प्लानर है जी। प्लानर में आपको दिखा देता हूँ, लेट मी जस्ट स्क्रॉल इट डाउन। ये जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवानी है उनके लिए इंस्ट्रक्शंस भी इसमें गिवन है। ये PDF आई होप कि ज़्यादातर लोगों को मिल चुका है, स्पेशली जो नए लोग हैं उन्होंने मैसेजेस किए हैं, तो उन सारों को मैंने ये भेजा हुआ है। जो पुराने हैं या जो ग्रुप्स में हैं उनको शायद ना मिला हो, उनको भी आज मिल जाएगा। ये सारे सब्जेक्ट्स कवर करवाएंगे जी। मैथ्स, इंग्लिश, पाकिस्तान स्टडीज़, करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, इस्लामियात, पाकिस्तान ज्योग्राफी, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस, एवरीडे साइंस स्पेशल ऑफ कोर्स। फिर कंप्यूटर के ऊपर भी स्पेशल फोकस होगा। सिक्योरिटी मेजर्स और ASF एक्ट भी प्रिपेयर करवाएंगे। 40+ लेक्चर्स होंगे, ऑलमोस्ट 45 या 6 लेक्चर्स बन रहे हैं। मे भी इससे ज़्यादा हो सकते हैं, कम नहीं होंगे, क्योंकि कुछ मेकअप क्लासेस होती हैं कि जी ये वाले सब्जेक्ट हमें ठीक नहीं पढ़ाए गए, या फिर इसके कुछ लेक्चर्स या टॉपिक्स मिसिंग है, तो वो हमें करवा दें, तो वो मेकअप लेक्चर्स भी रख लेंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है।
10 से ज़्यादा वीकली टेस्ट होंगे, 12 वीक्स बनते हैं तो 11 या 12 टेस्ट हो सकते हैं, या फिर मेरे ख्याल में बल्कि एक्चुअली 10 जो है वीकली टेस्ट हैं और आखिरी 2 वीक्स हैं उनमें फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं। ठीक है जी, वो IB या ASF के पैटर्न पे मैं टेस्ट बनाऊंगा और वो आप अटेम्प्ट कीजिएगा। आप देखेंगे कि आपकी तैयारी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो गई है और इसके अलावा वो टेस्ट आपको हेल्प भी काफ़ी ज़्यादा करेंगे। लास्ट टाइम हमने 10 मॉक टेस्ट लिए थे फॉर ADFI एग्जाम्स। जो लोग ये सेशन ज्वाइन करेंगे उनको मैं इतना कह सकता हूँ कि बाद में मॉक टेस्ट की वजह से उनको रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं होगी, या हो सकता है कि उनको 50% उस पर ऑफ मिल जाए। ठीक है, अदरवाइज जो बाद में मॉक टेस्ट मैं अलहदा से लेता हूँ उनकी भी फी ऑफ कोर्स होती है। तो इस सेशन में से जो लोग रजिस्टर करवाएंगे उनके लिए उसमें काफ़ी ज़्यादा कंसेशन होगी। हाइब्रिड सेशन होता है, लाइव लेक्चर्स मोस्टली होते हैं, कुछ आपको रिकॉर्डिंग्स दी जाती हैं, वो रिकॉर्डिंग्स आप देख के आते हैं एंड देन यू आस्क क्वेश्चंस अबाउट द रिकॉर्डिंग्स दैट यू हैव सीन। जो नई चीज़ें समझ आती वो आप क्लास में डिस्कस करते हैं एंड वी ट्राई टू क्लियर देम। नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, प्रिपरेशन अकॉर्डिंग टू एग्जाम स्केड्यूल। एग्जाम आपका अगर जल्दी आ रहा है, फॉर एग्जांपल MOD का एग्जाम अगर जल्दी आ रहा है तो उसके लिए हम एनालिटिकल एबिलिटी जो है उसके लेक्चर्स जल्दी रख लेंगे। इसी तरह अगर तहसीलदार का जल्दी आ रहा है तो उसके हिसाब से कंप्यूटर पहले करवा देंगे। ठीक है जी, तो घबराना नहीं है, आपने तैयारी करनी है। तैयारी जो लोग हाईली डेडिकेटेड हैं और जिन्होंने ठान ली है कि भाई हमने नौकरी लेके ही रहना है SPSC या PPSC से, वो कर जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये सेशन उन्हीं के लिए। बाकी जो स्लैकर्स हैं या लेजी लोग हैं वो शायद मेरे साथ नहीं चल सकते, क्योंकि मैं अपने टेस्ट के हवाले से और सिलेबस के हवाले से स्ट्रिक्ट बहुत हूँ। ठीक है जी, बाकी ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। ये आपका लेक्चर्स प्लान है, पहले वीक में 4 लेक्चर्स होंगे, उसके बाद जो है वीकली टेस्ट 1 है, फिर लेक्चर्स 2 लेक्चर्स इंग्लिश के, 2 पाकिस्तान स्टडीज़, 1 इस्लामियात का और वीकली टेस्ट 2। तो ये साथ साथ आप देख सकते हैं राइट साइड पे वीकली टेस्ट भी चल रहे हैं, लेफ्ट साइड पे वीक नंबर चल रहा है, दरमियान में लेक्चर्स की डिटेल्स आपके लिए गिवन है। मैथ्स, करंट अफेयर्स, ASF एक्ट वगैरह, कंप्यूटर, सारा कुछ इसमें इंक्लूडेड है। एनालिटिकल के भी लेक्चर्स में इंक्लूड कर दूंगा इसमें। और ये जो वीक 11 और 12 है इसमें मॉक टेस्ट आपके होंगे। तो मॉक टेस्ट जो है वो एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू द FPSC पैटर्न होंगे, 100 नंबर का वो टेस्ट होता है। और सब्जेक्ट्स कौन कौन से मैं पढ़ाऊंगा, इंग्लिश, मैथ, करंट अफेयर्स, ASF, सिक्योरिटी मेजर्स और पास्ट पेपर्स का एनालिसिस, ये सारा कुछ मेरे जिम्मे होता है। पहले भी मैं करवाता हूँ और अभी भी मैं ही करवाऊंगा। मैम सैरिश पढ़ाएंगी, वो आपको इस्लामियात, जनरल नॉलेज, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो है ये सारा कुछ कवर करवाएंगे। और सर कामरान जो है ही विल बी टीचिंग पाकिस्तान स्टडीज, एवरीडे साइंस, कंप्यूटर एंड पाकिस्तान ज्योग्राफी। तो क्लास की टाइमिंग्स जो हैं वो अभी भी 9 to 10:30 ही हैं और मोस्ट प्रॉब्ली जो नेक्स्ट बैच है उसकी भी यही क्लासेस होंगी। किसी एक बैच की वैसे देख लेंगे, क्योंकि अभी अगर 15 दिन दूसरा बैच भी चलना है जो कि ऑलरेडी सेशन में है, तो हो सकता है कि हम उसकी जो टाइमिंग्स हैं वो थोड़ी सी पहले कर लें और इसको 9 PM से 10:30 PM तक जारी रखें। ठीक है जी, तो ये डिटेल्स हैं उस सारे सेशन की जो कि इस वक्त आपके लिए लाया गया है। और इसकी फ़ी है जी 10,000, लेकिन आपने जिन लोगों ने आज का सेशन ये लिया है वेबिनार, उनके लिए 10% ऑफ है। तो आप अपना स्क्रीनशॉट वगैरह भेज के या फिर अपना चैट में अपना नेम लिख लें और उसका स्क्रीनशॉट ले लें और वो मुझे सेंड कर दीजिएगा एंड देन यू कैन अवेल 10% ऑफ। 3 महीने की टोटल फ़ी है जी 10,000। ये ना हो कि आप समझे कि एक महीने का मैं 10,000 ले रहा हूँ। और ये अकाउंट वगैरह डिटेल्स है ये आप एडमिन वाले नंबर पे मैसेज करके ले सकते हैं, ये आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। जिन्होंने रजिस्टर करवाना हुआ वो इस नंबर के ऊपर, ये कहाँ गया, ये रहा 0316 वाला जो नंबर है, इसके ऊपर व्हाट्सएप करके अकाउंट डिटेल्स पूछ लीजिएगा, आपको सेंड कर दी जाएंगी एंड देन यू कैन रजिस्टर फॉर द न्यू सेशन। लिमिटेड स्लॉट्स हैं, अभी से बता रहा हूँ, सारे लोगों को शायद स्लॉट्स ना भी मिले, तो टाइम पे रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा। बाद में मुझे नहीं कहना कि सर आपका सेशन जो है मिस हो गया, बाद वाला सेशन कब होगा, बाद वाले सेशन का मुझे नहीं पता होता। जो करंट है मैं उसी में इन्वेस्टेड होता हूँ और उसी के ऊपर फोकस करता हूँ। ठीक है जी, और ये 1 मिनट सिर्फ। सर मेरा अभी 8th सेमेस्टर, इतना लंबा मैसेज कौन पढ़े यार। जी बिल्कुल 10% ऑफ मिलेगा सर। तहसीलदार एग्जाम कब तक एक्सपेक्टेड है? तहसीलदार का बेटा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अप्रैल के मिड में या फिर अप्रैल के एंड पे आएगा वो।
ईद के बाद ही है, इतना तो मुझे अंदाजा है। एंड ये क्या सेशन ADIB ADFI जी बिल्कुल, ADIB ADFI सबके लिए ये इफेक्टिव होगा। ADMOD ADFI ADA सबके लिए इफेक्टिव है इंशाल्लाह। लेकिन मैं जिक्के आपका अटेंड करना चाह रही थी ताकि तैयारी बिफोर हैंड शुरू कर सकूँ वन पेपर के। काइंडली सजेस्ट कि क्या मैं अभी F वाला सेशन ले लूँ फर्स्ट फेब से, या शुड आई वेट फॉर योर नेक्स्ट सेशन? एंड क्या ये सेशन ADIB जी ये उनके लिए इफेक्टिव होगा, और अगर आपका 8th सेमेस्टर है तो इसके फ़ौरन बाद आप अप्लाई भी कर सकते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी गुड चांस फॉर यू। जो लोग 5वें 6ठे सेमेस्टर में हैं उनको तो मैं नहीं कहूँगा अभी के लिए, टू बी वेरी फेयर, लेकिन जो लोग आखिरी सेमेस्टर में हैं वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं ताकि इस सेमेस्टर के एंड तक आपकी तैयारी अच्छी हो जाए और उसके बाद आपके पास रिवीजन्स का टाइम बच जाए। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो लोग तैयारी टाइम पे कर लेते हैं और जो पेपर आता है उससे पहले 1 या 2 रिवीजन्स वो कर लेते हैं ना, उनकी तैयारी सबसे बेहतर होती है। ठीक है, जो लोग एंड पे जाकर तैयारी करते हैं ना कि जी पेपर अनाउंस हो गया और 10 दिन रह गए पेपर में या 20 दिन रह गए पेपर में, अब किसी से तैयारी करेंगे, वो तैयारी कोई नहीं होती, वो तुक्के होते हैं। तुक्के मुश्किल ही लगते हैं, इस मार्केट में तुक्का लगना बहुत रेयर होता है। ठीक है जी, तो लंबी तैयारी अगर आपने करनी है तो जो भी पेपर आपने देना है उसकी टाइम पे तैयारी कर लें, और बाद में जब पेपर वो आएगा तो उसके हिसाब से रिवीजन कीजिएगा। सर ये सेशन कंबाइन होगा कब तक एक्सपेक्ट? सर तहसीलदार कब तक होने? सर मेरा 8th सेमेस्टर दोबारा से मैसेज। सर 40-50 डेज में MOD की तैयारी आप करवा देंगे बिकॉज टाइम कम है। देखें टाइम कम है लेकिन हम उस हिसाब से अपने लेक्चर्स को रीमॉडल कर सकते हैं कि जो सेक्शंस MOD में आने हैं ज़्यादातर उनके ऊपर फोकस पहले कर लिया जाए। जो बाद वाले हैं लाइक कंप्यूटर वगैरह है वो MOD में ज़्यादा नहीं पूछा जाता, तो उसको हम तहसीलदार के एग्ज़ाम के लिहाज से एडजस्ट कर लेंगे। तो डेफिनेटली आप तैयारी करने वाले बने 40-50 दिन में। कुछ तो हम लेक्चर्स देंगे, लाइव क्लासेस होंगी, जो टेस्ट वगैरह होंगे, करंट अफेयर्स प्रिपेयर होंगे, इंग्लिश होगी, कुछ तो आपको उससे फायदा हो जाएगा, कुछ आपको साथ साथ मटेरियल भी सेंड कर देंगे। अब जाहिर है कि ना देखें टाइम आपके पास थोड़ा है, यू शुड नॉट बी वेटिंग अराउंड। अपना कैमरा ऑन कर दूं मेरी, ताकि तस्वीर भी आप तक जाए और आपको जो है ना जज्बात प्रॉपरली नजर आए कि देखें अगर आपके पास डेज 40 या 50 हैं, ठीक है, तो फिर मैं आपको नहीं कहूँगा कि आप सिर्फ वीकली टेस्ट पे रहें। ये सीधी सी पक्की बात है कि 40-50 दिन में सिर्फ और सिर्फ वीकली टेस्ट या लेक्चर से शायद आपकी तैयारी नहीं होगी, क्योंकि उसमें लिमिटेड सिलेबस होता है कि जी ये आपने करके आना है, इसका वीकली टेस्ट है। उसके साथ साथ आपने अपने स्केड्यूल के मुताबिक भी करना है कि मेरा 40 दिन के बाद पेपर है, तो जो चीज़ें सर करवा रहे हैं वेल एंड गुड, वो तो मैं प्रिपेयर कर ही रहा हूँ। उसके अलावा मैंने अपनी भी स्ट्रेटेजी बनानी है कि कौन सी चीज़ें मैंने कितनी कवर करनी है, कहाँ से करनी है, उनको साथ साथ कवर करते जाएं। तैयारी इंशाल्लाह उस वक्त तक हो जाएगी। इतना कम टाइम जी, MOD के लिए टाइम हमेशा ही कम ही होता है। MOD के लिए टाइम कभी भी ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि MOD जब भी आता है ना तो वो सुपर डुपर ऑफर या फिर जो है ना क्या उसको कहते हैं कि बहुत जल्दी वो अपने पेपर लेते हैं। तैयारी हो जाएगी सर, तो शाम की या रात की टाइमिंग्स रखी हुई हैं ताकि सारे लोग अटेंड कर सकें। जो लोग नहीं अटेंड कर सकते उनके लिए मीटिंग्स की रिकॉर्डिंग्स होती हैं, जो उनका लिंक जो है मैं शेयर कर देता हूँ, लेकिन वो 2-4 दिन के लिए होता है, बाद में वो डिलीट हो जाती है ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो वो आपको फिर साथ साथ देखनी पड़ेगी। सर ऐसे की प्रिपरेशन करवाते हैं आप? इंग्लिश ऐसे की मैं इवेल्यूएशंस करता हूँ प्रिपरेशन में। जो FIA वालों का डिस्क्रिप्टिव का बैच है अगर वो स्टार्ट होता है तो उसमें प्रिपरेशन करवाऊंगा, लेकिन अदरवाइज में नहीं करवा रहा अभी। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा सेशन था जी, जज़ाकल्लाह, दुआ कर दीजिएगा। सर नो सर, जॉबियंस के लिए रात का टाइम बेस्ट है जी प्लीज। सर एक क्वेश्चन था मेरा भाई जी, डॉक्टर साहब प्लीज आस्क क्वेश्चन। सर आगे मुझे जी जी ऐसा लगता है ना कि मतलब ऐसी चीज आती है ना कि कैसे लड़कियों के ना लड़कियां मुझे सिलेक्ट नहीं होती, पता नहीं मुझे क्यों मुझे ऐसा लगता अच्छा मुझे आपकी आवाज़ कट कट के आई है, बट जितना मैंने परसीव किया है वो ये है कि AD MOD में लड़कियां सेलेक्ट नहीं होती। तो ये एक वैसे तो अपेरेंट रियलिटी टाइप ही है कि जी बिल्कुल, और 2 लड़कियां उधर, कोई एक बैच ऑलमोस्ट कोई 50 लड़कियों का था जिसमें सारे पाकिस्तान से लड़कियां थी, बट उनमें से शायद सिलेक्ट कोई भी नहीं है। अब उसके लिए रीज़न अल्लाह बेहतर जानता है क्या है, वो अच्छी स्पाइस जो है वो बन नहीं सकती, या फिर
कोई और बात है, इसके बारे में मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन काफ़ी सारी लड़कियां हैं जो कि ऑलरेडी एमओडी में सर्व कर भी रही हैं। इनफैक्ट इस वन पर्सन की जिससे मैंने गाइडेंस ली थी, शी वॉज सर्विंग एज एन एडी एमओडी, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं से तो हायर होके आई है ना। फिर चलिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे भी वैसे तो आपने यूट्यूब पे भी देख ही लिया होगा कि पाक एमसीक्यूज पे अगर आप जाएं तो जनवरी या फरवरी 2019 के जो करंट अफेयर्स हैं, पाकिस्तान करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, वो ऑलमोस्ट 160 या 170 के अराउंड एमसीक्यूज है। मैं उन एमसीक्यूज को रिफाइन करता हूँ एंड आई हैव रिफाइंड देम टू 1/5 ऑफ व्हाट इट एक्चुअली वाज। तो ऑलमोस्ट 30-35 एमसीक्यूज रह जाते हैं, वो क्रक्स है बेसिकली, ठीक है। वो आपकी टाइम सेविंग है, मैं उसके पैसे ले रहा हूँ कि जी जो मैं मेहनत कर रहा हूँ पाक एमसीक्यू से कंपाइल किए हैं जी किए हैं, लेकिन उसको मैं अपनी दानिश के मुताबिक, अपने तजर्बे के मुताबिक कि कौन से एमसीक्यूज आ सकते हैं, कौन से नहीं आ सकते, कौन से जो है ना वो ऑब्सोलीट हो चुके हैं उनको रिमूव कर दिया जाए। तो जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं उस क्वालिटी के पैसे लेता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आपको इधर से नोट्स पकड़ के और उधर से नोट्स पकड़ के और ये लें जी और मुझे पैसे दे दें, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो just know this. My date of birth is 1993. Am I eligible for MOD? जी बिल्कुल आप एलिजिबल हैं, मेरे ख्याल में 35 इयर्स तक एज है इसके लिए। MOD की फी एडमिशन्स की 2K ज़्यादा नहीं है क्या? FPSC ये FPSC वाले ले नहीं ना रही, ये MOD वाले जो है वो खुद लेते हैं अपने टेस्ट। ये अपने जहन से निकाल दें कि ये MOD वाला जो टेस्ट है ये FPSC वाले ले रहे हैं। ये MOD वाले खुद अपना टेस्ट लेते हैं, उनकी अपनी एक वेबसाइट है, उस पर जाके आप अप्लाई भी करते हैं और उधर ही इनके नोटिफिकेशन और रिजल्ट्स वगैरह सारा कुछ आते हैं। सर इनमें चांसेस भी होते हैं जैसे CSS PMS के 3 चांसेस होते हैं? नहीं यार, चांसेस का मैंने कभी भी नहीं सुना। मतलब अनलिमिटेड जब आए हम अप्लाई कर सकते हैं? हाँ जी ऐसे ही है। लास्ट टाइम जो है वो 2022 के एंड पे आई थी जब हमने अप्लाई किया था। 2022 में कह लें अक्टूबर या नवंबर में आई थी और दिसंबर में स्क्रीनिंग हुआ था और 8 जनवरी को हमारा डिस्क्रिप्टिव हो गया था और ऑलमोस्ट 18 या 20 मार्च को हम लोग गए थे अपना साइकोमेट्रिक देने, ठीक है। केस में वो ले लेते हैं, डिस्क्रिप्टिव किसी में नहीं ले रहे, पता नहीं क्या चक्कर है। पहले आप स्क्रीनिंग तो क्लियर करें ना, डिस्क्रिप्टिव तो बात की बात है। डिस्क्रिप्टिव जब स्क्रीनिंग की लिस्ट आ जाती है उसके 3-4 महीने बाद जाके टेस्ट होता है। सर और बुक्स लेने होंगे या फिर सेशन में पीडीएफ्स मिल जाएंगे? मोस्टली आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगी जी, लेकिन कुछ 1-2 पीडीएफ्स में आपको कहूँगा वो प्रिंट भी करवा लें। एक आधी बुक लाइक कारवान जी के हो सकती है या PPSC मॉडल पेपर्स, वो मैं आपको कह देता हूँ कि जी अगर ले सकते हैं तो ले लें, अदरवाइज कंपल्शन नहीं। मोस्टली चीज़ें आपको पीडीएफ्स की फॉर्म में मिल जाएंगी। सर ये ASM में नेगेटिव मार्किंग तो नहीं होती होगी? ASF में नहीं, FPSC टेस्ट कंडक्ट करती है, FPSC नेगेटिव मार्किंग नहीं रख सकती। और ADIB में नहीं होती होगी? नहीं उसमें भी नहीं होती, ठीक। MOD में होगी और तहसीलदार में होगी, ठीक है जी। मजीद डिटेल्स जो है वो आप ग्रुप में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मैं जाके ट्राई करता हूँ कि ग्रुप की प्राइवेसी ओपन कर दूँ। और जिन लोगों ने रजिस्टर करवाना हुआ वो अपने जिस तरह अलीना ने किया है, अरीज ने किया है बेसिकली, उन्होंने अपना नाम वगैरह लिख दिया है, तो वो इसका स्क्रीनशॉट लेके अपना 10% ऑफ क्लेम कर सकते हैं एंड दे विल बी गिवन द ऑफर। बाकी आप रजिस्ट्रेशन जो है वो एडमिन को मैसेज करके तो करवा सकते हैं। सर जी एक पर्सनल क्वेश्चन है, आप प्राइवेट सेक्टर की तरफ मूव क्यों नहीं करते? आई एम ऑल्सो एन इंजीनियर। मैं इंजीनियरिंग की जॉब करके छोड़ के आ चुका हूँ। मैंने 30 जून 2017 को जॉब छोड़ी थी। इफ़ यू आर वेरी इंटरेस्टेड इन माई पर्सनल लाइफ या फिर प्राइवेट लाइफ, तकरीबन 6.5 साल पहले मैंने इंजीनियरिंग की अपनी जॉब जो है वो छोड़ दी थी। अगर आप पूछते हैं कि कहाँ मैं जॉब करता था, तो ये जो आप अगर लाहौर से साहिवाल जाएं, बेसिकली साहिवाल से पहले आता है यूसुफ वाला, तो वहाँ पावर प्लांट लगा हुआ है, कोल पावर प्लांट, चाइनीज कंपनी का। मैं वहाँ पे जॉब करता था। 6 महीने चाइना भी रह के आए हैं, भी एक्सपीरियंस है और काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस हमारा कंपेटिटिव एग्जाम्स का भी है और टीचिंग का भी है, 3 साल का। इट इज़ लॉन्ग जर्नी है।